आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 51। होस्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट के बीच के स्टेज तक पहुंचने के लिए बधाई। आपको 7200 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट के बीच के स्टेज में पहुंचने के बाद जू वुवान को हज़ारों ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले थे। अच्छी बात यह है कि ब्रेकथ्रू पॉइंट्स की इस लहर ने जू वुवान की ताकत को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट के आखिरी स्टेज तक नहीं बढ़ाया। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट के आखिरी स्टेज के बस थोड़ा और करीब था। इस ब्रेकथ्रू को समझने के बाद जू वुवान बेडरूम में स्टडी रूम में गया और सही मार्शल आर्ट सीक्रेट टेक्निक खोजने लगा। पहले और ब्रेकथ्रू पॉइंट्स पाने से बचने के लिए जू वुवान ने स्टडी रूम में रखी हज़ारों किताबों को देखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अपनी जान की खातिर उसके पास उन्हें देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। तथाकथित फ़ायदे और नुकसान को तौलना बस इतना ही था। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार टॉप नॉच सीक्रेट टेक्निक फिश एंड वाटर कंसीलमेंट पढ़ने के लिए बधाई। आपने 3000 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक बेहतरीन मार्शल आर्ट पढ़ने के लिए बधाई। आपने 3000 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार बेमिसाल मार्शल आर्ट पढ़ने के लिए बधाई। तुमने 6000 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जैसा कि क्राउन प्रिंस की स्टडी से उम्मीद थी, इसमें सभी तरह की मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट आर्ट्स का सबसे निचला लेवल टॉप नॉच था और टॉप नॉच से नीचे कुछ भी नहीं था। इससे जू वुवान सच में रो पड़ा। उसने बहुत ज़्यादा ब्रेकथ्रू पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। मैंने इसे बस कुछ बार देखा ताकि इसे ठीक से समझ सकूं। मुझे इतने सारे ब्रेकथ्रू पॉइंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम, तुम सच में बहुत ज़्यादा जोश में हो। जू वानहाओ का सिर सुन्न हो गया जब वह कंसीलमेंट मार्शल आर्ट्स और सीक्रेट टेक्निक्स पर किताबें पलट रही थी। उसकी नज़र अनजाने में एक बेमिसाल मार्शल आर्ट पर पड़ गई। सेबर ड्राइंग टेक्निक, जिसे स्वॉर्ड ड्राइंग स्किल कहा जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक तलवार खींचने वाला हमला था। यह सुनने में आसान लगता था और इसमें किसी बेमिसाल मार्शल आर्ट जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन सच में ये वाकई एक बेमिसाल मार्शल आर्ट था। इसे सेबर ड्राइंग टेक्निक कहने के बजाय ये कृपाण पालने की टेक्निक जैसा था। 10 साल तक कृपाण पालने के बाद सिर्फ एक दिन के लिए ये बेमिसाल मार्शल आर्ट मुख्य रूप से साधक को कृपाण पालने और उसकी शक्ति और आभा को बढ़ाने की अनुमति देता था। जब वह दिन आता जब कृपाण की ज़रूरत होती तो वह सब कुछ काट सकता था। कहा जाता है कि 1000 साल पहले जू रॉयल फैमिली का एक सदस्य था जिसने 30 साल तक अपनी कृपाण की साधना की थी। एक दिन वह शक्तिशाली दुश्मनों से घिर गया। अपनी कृपाण हटाने के बाद उसने तुरंत कोनेट दायरे के शिखर पर 18 बेमिसाल विशेषज्ञों को मार डाला, जिससे उसकी अजेय प्रतिष्ठा स्थापित हुई। इससे कोई भी देख सकता था कि कृपाण खींचने की टेक्निक कितनी शक्तिशाली थी। भले ही इसे पर्याप्त शक्ति के साथ उभरने से पहले कई दिनों तक पालने की ज़रूरत हो, फिर भी यह अनगिनत लोगों को अपने पीछे भागने पर मजबूर कर सकती थी। हालांकि कई राजकुमारों और राजकुमारियों ने जो तलवार खींचने की स्किल की साधना की, उन्हें जल्द ही पता चला कि इसकी साधना करना बहुत मुश्किल था। एक लंबी तलवार की शक्ति को पालना तलवार बनाना उतना आसान नहीं था जितना लगता था। इसके लिए न सिर्फ बहुत ज़्यादा एनर्जी और समय चाहिए था, बल्कि इसके लिए काफ़ी टैलेंट और समझ की भी ज़रूरत थी। नहीं तो न सिर्फ वह लंबी सेबर की पावर को बढ़ा नहीं पाता, बल्कि इससे लंबी सेबर खराब भी हो जाती। पावर नहीं बढ़ पाती और इसके बजाय उसका हथियार बेकार हो जाता। संप्रदाय में घुसना मुश्किल था, साधना करना मुश्किल था और इसमें समय लगता था। इन सब बातों ने कृपाण खींचने की तकनीक को ग्रीन ड्रैगन कंसीलमेंट की तरह एक अनपॉपुलर मार्शल आर्ट बना दिया था। असल में कोई भी इसे साधना नहीं करता था। कम से कम असली मालिक की याद के हिसाब से जू शाही परिवार में सैकड़ों सालों से किसी ने भी तलवार खींचने की कला नहीं सीखी थी। आखिरी बार जिसने तलवार खींचने की कला सीखी थी वह 500 साल पहले था। हालांकि जू वुवान के लिए, जो बहुत टैलेंटेड था और जिसमें समझने की कमाल की काबिलियत थी, ये कृपाण खींचने की तकनीक, जिसे दूसरे नज़रअंदाज करते थे, उसके लिए साधना करने के लिए एकदम सही थी। हालांकि इस बेमिसाल मार्शल आर्ट में लंबी कृपाण को सीखने में बहुत समय लगता था। जू वियांग के पास ब्रेकथ्रू पॉइंट था जिससे वह आसानी से अनगिनत बार बचा सकता था। इसके अलावा जब ज़रूरत होती तो वह ब्रेकथ्रू पॉइंट को उसमें डाल सकता था और एक ज़बरदस्त हमला कर सकता था, जिससे जू वियांग अपने से कई गुना ऊपर के दुश्मनों को मार सकता था। शायद इस बेमिसाल मार्शल आर्ट की मदद से जब तक जू वुवान शुरुआती स्टेज के कोनेट दायरे में घुस पाती, वह पीक कोनेट दायरे में बेमिसाल एक्सपर्ट्स को मार पाती। सेबर ड्राइंग टेक्निक जो दूसरों के लिए बहुत मुश्किल थी, असल में जू वियांग के लिए मुश्किल नहीं थी। उस मामले में वह एक और जान बचाने वाली मार्शल आर्ट सीख सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद जू वुवान ने स्वॉर्ड ड्राइंग स्किल निकाली और उसे ज़ोरदार तरीके से सीखने की तैयारी की। इससे पहले कि वह अपनी ताकत छिपाने वाली सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक ढूंढ पाता, जू वुवान ने भविष्य के लिए एक ताकतवर तुरुप का पत्ता हासिल कर लिया था।
उसने खोजना जारी रखा। आधे घंटे बाद जू वयांग ने वह सीक्रेट टेक्निक चुनी जो वह चाहता था। मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक। बेमिसाल सीक्रेट टेक्निक से एक मार्शल आर्टिस्ट कुछ समय के लिए अपनी ताकत एक जगह छिपा सकता था। ये जगह सरसों के दाने जैसी थी जिसे दुश्मन के लिए खोजना बहुत मुश्किल था, और इस तरह वह अपनी ताकत को असरदार तरीके से छिपा सकता था। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट के साथ किया जा सकता था। दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे, जिससे कोई भी जू वयांग की असली ताकत का पता नहीं लगा पाता था। अगर जू वानहाओ ग्रीन ड्रैगन कंसीलमेंट और मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक को परफेक्शन रेल्म तक ले जा पाता, भले ही वह सिर्फ शुरुआती स्टेज का स्किन रिफाइनमेंट रेल्म मार्शल आर्टिस्ट होता, तो वह आसानी से कॉर्नेट रेल्म के परफेक्शन रेल्म के किसी बेमिसाल एक्सपर्ट की नज़र से बच सकता था। इसके अलावा मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक जू वयांग को थोड़े समय के लिए अपने शरीर में कुदरती खजानों की ज़्यादा ताकत इकट्ठा करने और कुछ समय बाद उसे छोड़ने में मदद कर सकती थी। ये साफ तौर पर ब्रेक थ्रू पॉइंट से निपटने के लिए एक दिव्य हथियार था। अगर स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम किसी ज़रूरी मौके पर काम करता, तो जू वुआन कुछ समय के लिए उस अजीब सी ताकत को इकट्ठा कर सकता था और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी दूर और सुनसान जगह पर उसे सोखने का इंतज़ार कर सकता था। मस्टर्ड सीड सीक्रेट स्किल का लेवल जितना ज़्यादा होगा, वह उतनी ही ज़्यादा अजीब पावर इकट्ठा कर सकता है, और एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत को छिपाने की क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए जू वुआन पहले मस्टर्ड सीड सीक्रेट स्किल की पावर को टेस्ट करने के लिए तैयार था। मस्टर्ड सीड सीक्रेट स्किल को बिगिनर लेवल तक आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी ब्रेकथ्रू पॉइंट्स ज़्यादा नहीं थे। कुछ 100 पॉइंट्स काफ़ी होने चाहिए। भले ही कोई ब्रेकथ्रू पॉइंट ना हो, जू वुआन के टैलेंट और काबिलियत के साथ इसे एंट्री लेवल तक बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे ही लगेंगे। लेकिन मस्टर्ड सीड सीक्रेट स्किल को अपग्रेड करने से पहले जू वयांग को अभी एक और काम करना था। आखिर उसने इतने कम समय में इतनी सारी टॉप नॉच सीक्रेट स्किल्स सीखी थीं और बहुत सारे ब्रेकथ्रू पॉइंट्स हासिल किए थे। ब्रेकथ्रू पॉइंट्स की संख्या जू वयांग के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट के आखिरी स्टेज तक अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। वह मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक और सेबर ड्राइंग टेक्निक को सीखने की जहमत नहीं उठा सकता था। जू वुआन सीक्रेट कल्टीवेशन रूम में पालथी मारकर बैठ गया और अभी अभी मिले ब्रेकथ्रू पॉइंट्स की बड़ी लहर को पचाने लगा, जिससे उसकी ताकत एक बार फिर बहुत तेज़ी से बढ़ गई। बहुत सारे ब्रेकथ्रू पॉइंट्स की मदद से जू वुआन की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ी, खासकर उसके शरीर में अर्थ स्पिरिट ब्लड का हिस्सा, जो और भी तेज़ी से बढ़ा। 59%, 59.5%, 60%। थोड़ी देर रुकने और जमा होने के बाद जू वुआन के शरीर में अर्थ स्पिरिट ब्लड का हिस्सा फिर से बढ़ गया। 60.1%। हालांकि यह बढ़ोतरी का सिर्फ 1000वां हिस्सा था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि जू वुआन की ताकत रुकावट को तोड़कर एक नए दायरे में पहुंच गई थी। लेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन रिफाइनमेंट। जू वुआन के शरीर में अर्थ स्पिरिट ब्लड का हिस्सा पूरी तरह से ज़बरदस्त था। इसने जू वुआन की अलग अलग क्वालिटीज़ को और भी तेज़ी से बढ़ाया, जिससे जू वुआन की अटैक पावर, डिफेंस पावर और फुर्ती सब बढ़ रही थीं। इसके अलावा अर्थ स्पिरिट ब्लड मजबूत और बड़ा था और उसमें ज़्यादा गंदगी नहीं थी। यह जू वुआन की मौजूदा हालत के हिसाब से जू वुआन की ताकत को छिपाने में भी मदद कर सकता था। इसलिए जू वुआन के डिफेंस और ताकत को बढ़ाने में इसका बहुत चौंकाने वाला असर हुआ। हालांकि कंसीलमेंट में सुधार डिफेंस और ताकत जितना अच्छा नहीं था, लेकिन इसे कम नहीं आंका जा सकता था। ये कई टॉप नॉच मार्शल आर्ट्स के बराबर था जो कंसीलमेंट को बेहतर बनाने में माहिर थे। होस्ट को बधाई कि वह अपनी ज़िंदगी में पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट के बाद के स्टेज में पहुंच गया। आपको 8000 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 90% ब्रेकथ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होंगे। ब्रेकथ्रू पॉइंट्स की एक और लहर के जुड़ने से जू वुआन की ताकत और भी तेज़ी से बढ़ी। बॉटलनेक को तोड़ने के बाद जू वुआन के ब्लड एसेंस में अर्थ स्पिरिट ब्लड का हिस्सा बढ़ गया। 61%, 62%, 63%, 65%, 68%, पूरी तरह से 72% तक। जू वानवान ने न सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट के बाद के स्टेज में अपनी ताकत को पूरी तरह से स्टेबल कर लिया था, बल्कि वह काफ़ी आगे भी बढ़ गई थी। वह बेड़ियों की एक और परत तोड़ने और परफेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मार्शल आर्टिस्ट बनने से सिर्फ 18% दूर थी। ज़्यादा और मजबूत अर्थ स्पिरिट ब्लड ने नेचुरली जू वुआन में ज़्यादा सुधार और बदलाव लाया, जिससे उसकी पूरी ताकत बढ़ गई और उसकी लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ गई। जब तक उसने ज़बरदस्ती डाले गए सभी ब्रेकथ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, जू वुआन पहले ही काफ़ी थक चुका था। ये फिजिकल थकान नहीं थी, बल्कि मेंटल थकान थी। उसे उम्मीद थी कि उसका कल्टीवेशन रेलीम थोड़ा धीरे बढ़ेगा, लेकिन बदकिस्मती से स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम एक खुरदुरे आदमी की तरह था, जो कमज़ोर जू वयांग को उठाकर आगे बढ़ रहा था। उसे आराम करने का कोई टाइम नहीं दे रहा था। बस ऐसे ही जू वुआन स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम के बेरहम बर्ताव के आगे बेबस हो गई थी। वह हैरान करने वाली स्पीड से आगे बढ़ी।
बस 1-2 दिन में उसने कई रेलिंग में आगे बढ़ लिया था, जिसमें एक बड़ा रेलिंग भी शामिल था। इतनी स्पीड तो बस दिल तोड़ने वाली थी। अगर पागल सम्राट ज़ू जेनवू को ये पता चल गया तो वह शायद जलन से पागल हो जाएगा। वह पक्का ज़ू वयांग को 2 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रहने देगा। आखिरकार ज़ू वयांग के अभी के सुधार की रफ्तार के हिसाब से 1.5 साल से भी कम समय में ज़ू वयांग शायद पागल सम्राट ज़ू जेनवू का मुकाबला करने लायक लड़ाई की ताकत हासिल कर लेगा। उस समय ज़ू वयांग का साथ देने वाले ज़रूर कई अमीर और ताकतवर लोग होंगे। यहाँ तक कि कई राजकुमार, राजकुमारियाँ और रखेलें भी उसे धोखा देंगी। पागल सम्राट ज़ू जेनवू का अंत पक्का अच्छा नहीं होगा। अफसोस की बात है कि ज़ू वुवान ने अपने सुधार को जाने देने की हिम्मत नहीं की। अपनी अभी की तरक्की के हिसाब से उसने इसे पहले ही काफ़ी दबा दिया था। इसके अलावा उसका सुधार इतना तेज था कि बेमिसाल सीक्रेट स्किल एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट भी काफ़ी नहीं था। अगर ज़ू वयांग जानबूझकर सुधार करता रहा तो शायद उसकी असली ताकत बहुत जल्द पता चल जाएगी और ज़ू वयांग का अंत पक्का अच्छा नहीं होगा। सभी ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल करने के बाद ज़ू वुवान ने मस्टर्ड सीड सीक्रेट स्किल को साधना शुरू कर दिया। अब जब उसकी ताकत तेज़ी से बढ़ रही थी तो वह नेचुरली और मजबूत होता जा रहा था। अगर उसने मस्टर्ड सीड सीक्रेट स्किल को बेहतर नहीं किया तो जब एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट का असर उतना अच्छा नहीं होगा तो ज़ू वुवान खत्म हो जाएगा। ब्रेकर थ्रू पॉइंट के असर में ज़ू वुवान को मस्टर्ड सीक्रेट टेक्निक, जो एक बेमिसाल सीक्रेट टेक्निक है, सीखने में बस कुछ ही मिनट लगे। अगर इसे एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट के साथ इस्तेमाल किया जाता तो वह कॉर्नेट रेल्म के पीक पर किसी बेमिसाल एक्सपर्ट की नज़र से पूरी तरह छिप सकता था। हालांकि अगर इस दौरान ज़ू वयांग पर किसी दूसरे ब्रेकर थ्रू पॉइंट से हमला होता तो उससे छिपने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती। इसके अलावा मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक ज़ू वयांग को हज़ारों ब्रेकर थ्रू पॉइंट से बनी अजीब ताकत को सिर्फ कुछ समय के लिए ही दबाने दे सकती थी। ज़ू वयांग को अभी भी मस्टर्ड सीक्रेट टेक्निक को बेहतर बनाना जारी रखना था। अपने टॉप टैलेंट और मैजिकल ब्रेकर थ्रू पॉइंट की पावर के साथ दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कमाल की पावर निकलेगी, जिससे ज़ू वयांग की मस्टर्ड सीक्रेट टेक्निक में अचीवमेंट्स बढ़ जाएंगी। और 10,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स खर्च करने के बाद ज़ू वुवान ने मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक को स्मॉल सक्सेस रेल्म तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। वह हज़ारों ब्रेकर थ्रू पॉइंट से बनी अजीब पावर को दबाने और स्टोर करने में कामयाब रही। इसके अलावा जैसे जैसे ज़ू वुवान की ताकत बढ़ती गई, दबाने और स्टोर की जा सकने वाली अजीब पावर की मात्रा भी बढ़ती गई। इसे ग्रोथ का एक दूसरा तरीका भी माना जा सकता है। सरसों के बीज की सीक्रेट टेक्निक पूरी होने के बाद ज़ू वुवान ने आखिरकार राहत की सांस ली। भले ही उसका सामना कोने दायरे के पीक पर किसी बेमिसाल एक्सपर्ट से हो, ज़ू वुवान के पास उससे छिपने का सिर्फ 90% चांस होगा। क्योंकि ऐसा था, इसलिए वह पहले बेसिक सेबर ड्राइंग टेक्निक सीखेगा। लेकिन सेबर ड्राइंग आज सीखने से पहले अभी भी एक कीमती सेबर चुनना ज़रूरी था। सीक्रेट कल्टीवेशन रूम में एक था। जब ज़ू वुवान अंदर 9 ड्रैगन फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स सीख रही थी तो उसने देखा कि अंदर बहुत सारे हथियार थे। सेबर, भाले, डंडे वगैरह की कोई कमी नहीं थी। साफ था, वे पिछले क्राउन प्रिंस के छोड़े हुए खजाने थे। हालांकि अंदर कोई दिव्य हथियार होना नामुमकिन था, फिर भी ये पिछले क्राउन प्रिंस का इकट्ठा किया हुआ हथियार था, इसलिए यह बहुत बुरा नहीं होना चाहिए था। शाही महल के खजाने में कुदरती तौर पर ताकतवर कीमती तलवारें और कृपाण थीं, लेकिन उसकी रखवाली के लिए बहुत सारे बेमिसाल एक्सपर्ट भी थे। ज़ू वुवान को लगा कि अपनी सुरक्षा के लिए अभी के लिए वहां जाकर दिव्य हथियार न चुनना ही बेहतर है। ऐसा करने से दूसरों का शक आसानी से बढ़ जाएगा। भले ही सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में तलवारें और कृपाण थोड़ी घटिया थीं, लेकिन इतनी भी नहीं थीं कि उनका इस्तेमाल न किया जा सके। तलवार खींचने की स्किल में हथियारों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए अभी के लिए ये काफ़ी था। ये सोचकर ज़ू वुवान प्रैक्टिस रूम में अंदर गई और एक सही कीमती कृपाण चुनने लगी। लेकिन ज़ू वुवान को उम्मीद नहीं थी कि उसने लापरवाही से एक लंबी कृपाण निकाल ली। जब उसने उसे खोला तो वह असल में एक हाई लेवल हथियार था। मार्शल आर्ट की दुनिया में इसे पहले से ही एक क्वासी डिवाइन हथियार कहा जा सकता था। सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में 7 लंबी कृपाण थीं। उनमें से 5 लगभग दिव्य हथियार थे, जो सबसे निचले लेवल के सेबर भी थे। बाकी 2 मुक्केबाजी की दुनिया में दिव्य हथियार थे। किसी के बाल उड़ाना आसान था। क्या क्राउन प्रिंस का महल इतना अमीर था, या सिर्फ इसलिए कि नौजहां राष्ट्र का शाही परिवार इतना अमीर था? ज़ू वुवान भी काफ़ी हैरान थी, इसलिए उसने सेबर खींचने की टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे मजबूत कीमती सेबर में से एक को हथियार के तौर पर चुना। इस कीमती सेबर को कहा जाता था हेवनली क्लाउड सेबर। इसका ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हेवनली क्लाउड सेबर का शरीर नीला था। एक बार जब सेबर को पूरी ताकत से घुमाया जाता तो आसपास का माहौल नीले आसमान में चला जाता। ये साइकेडेलिक और सुंदर था, जिससे दुश्मन का सिर अनजाने में ही कट जाता था। इसीलिए इसका ऐसा नाम पड़ा।
एक सही कृपाण चुनने के बाद जू वयांग अपने साथ हेवनली क्लाउड कृपाण ले गया और कृपाण ड्राइंग आर्ट में कृपाण को बेहतर बनाने का राज बताने लगा। थोड़ी देर सीखने के बाद जू वुवान को एहसास हुआ कि इस कृपाण ड्राइंग टेक्निक को शुरू करना वाकई काफ़ी मुश्किल था। अपने टैलेंट के बावजूद उसे शुरू करने में कम से कम कुछ घंटे तो लगेंगे ही। एक पल सोचने के बाद जू वुवान ने कुछ 100 फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स खर्च करके जल्द से जल्द स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक का बेसिक लेवल सीखने का फैसला किया। तभी वह अपनी तलवार को बेहतर बनाना शुरू कर सकता था। अगर किसी और को पता चलता कि जू वुवान क्या सोच रहा है तो वे शायद उस पर थूकते। ये जानना चाहिए कि जू शाही परिवार के इतिहास में सबसे टैलेंटेड राजकुमारों और राजकुमारियों ने भी तलवारें खींचने की कला सीखने में कई महीने बिताए थे। भले ही वह पहले से ही एक टैलेंटेड इंसान के तौर पर जाना जाता था, जू वुवान को लगा कि कुछ घंटे बहुत ज़्यादा हैं। क्या इसमें कोई इंसाफ था? कुछ 100 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स खर्च करने के बाद अपने बहुत मजबूत टैलेंट और समझ के साथ जू वुवान ने जल्दी से सेबर ड्राइंग टेक्निक का बेसिक लेवल सीख लिया और सेबर को बेहतर बनाने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। खाने का समय हो गया था। जू वुवान ने अपना सिर हिलाया। वह कुछ उम्मीद और कुछ दर्द के साथ स्टडी की तरफ चला गया। हालांकि महल में खाने की चीज़ें काफ़ी स्वादिष्ट थीं, लेकिन अगर इससे उसे कोई ब्रेक थ्रू पॉइंट ना मिले तो और भी अच्छा होगा। सेबर को बेहतर बनाने के लिए जू वयांग खाते समय भी अपने साथ हेवनली क्लाउड सेबर ले आए। जू वयांग को इस बात की चिंता नहीं थी कि दूसरे लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि वह स्वॉर्ड ड्राइंग स्किल सीख रहा है। आखिरकार महल में हर कोई जू वयांग के टैलेंट और काबिलियत के बारे में जानता था। उसके लिए स्वॉर्ड ड्राइंग स्किल में माहिर होना नामुमकिन था। जू रॉयल फैमिली में किसी को भी सेबर बनाने की कला में मास्टर हुए सैकड़ों साल हो गए थे। जू वुआन जैसे डरपोक और नाकाबिल बेवकूफ़ की तो बात ही छोड़िए। अगर वे जू वुआन की हरकतों को ऐसे देखते भी कि वह सेबर बना रहा है तो भी किसी को शक नहीं होता कि उसने सेबर बनाने की कला में मास्टरी कर ली है और सच में सेबर बना रहा है। जू रॉयल फैमिली में कई लोग तो ये भी भूल गए थे कि रॉयल फैमिली के पास ऐसा कोई अनोखा सीक्रेट स्किल है। आखिरकार बहुत समय हो गया था जब किसी राजकुमार या राजकुमारी ने यह अनोखा सीक्रेट स्किल सीखा था। इसलिए जब लाइचुन और चुक्सिया क्राउन प्रिंस के बेडरूम में गए और जू वुआन को अपने साथ सुप्रीम क्लाउड सेबर ले जाते देखा तो उन्हें पता नहीं चला कि जू वुआन सेबर बनाने की स्किल की प्रैक्टिस कर रहा था। महाराज, खाने का समय हो गया है। क्या आप अपनी कृपाण एक तरफ रख देना चाहते हैं ताकि आपके खाने पर इसका असर न पड़े? ये कृपाण बहुत अच्छी लग रही है। यह कोई दिव्य हथियार होना चाहिए। ... दोनों नौकरानियों की उत्सुक निगाहों को देखकर जू वयांग ने बेपरवाही से कहा, कोई ज़रूरत नहीं। इस राजा को ये कृपाण सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में मिली थी। यह इस राजा के टेस्ट के हिसाब से लगती है। भविष्य में ये राजा इसे अपने साथ रखेगा ताकि बुरी आत्माओं और जोकरों से फिर से नुकसान न हो। अरे, लाइचुन और चूजिया ने एक दूसरे को देखा और उनकी चमकदार आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अगर दुश्मन आपको जहर देना चाहता तो आपके पास एक ताकतवर कृपाण होने पर भी यह बेकार होता। इसे अपने साथ ले जाने की तो बात ही छोड़िए, अगर आप इसे 24 घंटे भी अपने हाथ में रखें तो भी यह ज़्यादा काम का नहीं होगा। इसके अलावा महाराज, आपको तो कृपाण चलाना भी नहीं आता। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि जू वुआन को ड्रग लेने का डर था, इसीलिए उसने ऐसा अजीब काम किया, तो लाइचुन और चुक्सिया को थोड़ी समझ आई। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार 100 बर्ड्स पेइंग होमेज टू द फीनिक्स सूप चखने के लिए बधाई। आपने 3000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार दवा चखने के लिए बधाई। आपने 3000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार स्टूड ब्लड मशरूम चखने के लिए बधाई। आपने 3000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। ... जू वानहाओ को जिस बात ने काफ़ी बेबस महसूस कराया वह ये थी कि क्योंकि वे जानते थे कि उनके मेरिडियन डैमेज्ड थे, इसलिए महल में शाही शेफ जो भी डिश बनाते थे वे सभी महंगे पौष्टिक खाने थे। हर खाने में महंगी दवा वाली जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती थीं, जिससे जाहिर है जू वानहाओ को और ब्रेक थ्रू मिले। इतना ही नहीं, इन पौष्टिक खाने के दवा वाले असर भी बहुत अच्छे थे। वे जू वुआन की ताकत भी बढ़ा सकते थे। इसे दो तरफा तरीका कहा जा सकता है। जू वुआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम से इतने सारे फायदे मिलेंगे और उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह इस तरीके का इस्तेमाल करने के बजाय अपने होमवर्क से बचने के दूसरे तरीके सोचता। उसके लिए ये दर्दनाक खाना सहना आसान नहीं था। हालांकि जू वुआन इन पौष्टिक दवा वाले पकवानों को खाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने कई दिनों तक महल के स्वादिष्ट खाने खाए थे। हर बार वह उन्हें साफ साफ खत्म कर देता था। अगर वह अचानक खाना बंद कर देता तो जाहिर है कि उस पर शक होता। ये तो छोड़ ही दो कि लोग स्टील के बने होते हैं। अगर वह एक बार नहीं खाता तो उसे भूख लगती। अगर वह ये खाना नहीं भी खाता तो भी उसे अगला खाना खाना पड़ता।
और अगर क्राउन प्रिंस के महल में उनके भूख हड़ताल की खबर फैल जाती तो ये पक्का पागल सम्राट जू जेनेवू कई राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों का ध्यान खींचता। उस समय जू वुआन के लिए अपनी ताकत छिपाना और भी मुश्किल हो जाता। इसलिए ये शानदार औषधीय खाना कुछ ऐसा था जिसे जू वियांग को हर हाल में खाना ही था। लेकिन इसे खाने के बाद जू वियांग को अचानक एहसास हुआ कि शाही औषधीय खाना भी असल में कितना खुशबूदार, जैसा कि शाही शेफ से उम्मीद थी। इसके अलावा इस दुनिया में मौजूद चीज़ें सच में बहुत अच्छी थीं। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई के पोषण के साथ कई चीज़ों की क्वालिटी खराब होना नामुमकिन था। जो भी हो, जू वियांग ने दिल खोलकर खाया। औषधीय डिशेज से भरी टेबल को उसने अकेले ही साफ कर दिया और असल में कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन जू वानहाओ ने खाने के दौरान अपने शरीर पर सुप्रीम क्लाउड सेबर पहना हुआ था, इसलिए लाइचुन और चुक्सिया समय समय पर उस पर ध्यान देते थे। कभी कभी वे एक दूसरे से नज़रें मिला लेते थे और किसी को पता नहीं चलता था कि वे क्या सोच रहे हैं। जू वुआन पूरे दिन सुप्रीम क्लाउड सेबर पहने हुए थी। रात को सोने का समय होने पर भी जू वुआन सोने के लिए सुप्रीम क्लाउड सेबर को गले लगाती थी। क्राउन प्रिंस के महल में हिजड़ों, नौकरानियों और गार्ड्स को जल्द ही इस हरकत के बारे में पता चल गया और यह खबर तेजी से फैल गई। मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस 2 दिन पहले जहर दिए जाने से डर गए थे। उन्हें सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में एक लंबी कृपाण मिली और वे उसे अपने साथ ले गए। वे चलते समय, साधना करते समय और खाते समय उसे अपने साथ ले जाते थे। यहाँ तक कि जब वे सो रहे होते थे तब भी वे उन्हें अपनी बाहों में जकड़े रहते थे और डर से कांपते थे। वे सच में डरपोक और नाकाबिल हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें जहर दिया गया है। थोड़ा सा टॉनिक उन्हें इस हद तक डरा सकता है। ये तो बस मजाकिया है। जू वियांग के क्राउन प्रिंस बनने से पहले ही वह पहले से ही बहुत डरपोक थी। इसके अलावा अब जब वह क्राउन प्रिंस की पोजीशन में है तो वह पक्का मर जाएगी। उसके लिए ऐसा कुछ करना नॉर्मल है। बस बात यह है कि हमारे जू रॉयल परिवार के लिए एक और मजाक का पात्र बन गया है। मुझे हैरानी है कि जब ये लोगों तक पहुंचेगा तो कैसा होगा। हे किसे परवाह है, हम वैसे भी मजाक का पात्र नहीं हैं। हालांकि जू वुआन के पास सच में बहुत सारी तरकीबें हैं। जब से वह क्राउन प्रिंस बनी है उसने या तो खुद को जला लिया है या खुद को चोट पहुंचाई है। अब वह खुद को बचाने के लिए टूटी हुई तलवार पर निर्भर रहना चाहती है। पानी उसके दिमाग में घुस गया होगा। कोई हैरानी नहीं कि उसे क्राउन प्रिंस की जगह पर धकेल दिया गया जहां वह पक्का मर जाती। होस्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार सबको गुमराह करने के लिए बधाई। तुमने 60,000 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जैसा कि जू वुआन को उम्मीद थी, जब उसके डर कर अपनी कृपाण को गले लगाकर सोने की खबर फैली तो तुरंत इंपीरियल पैलेस में हलचल मच गई। वह सभी राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों के लिए हंसी का पात्र बन गया। डरपोक, नाकाबिल, डरपोक, बेवकूफ़, ये नेगेटिव शब्द एक तूफान की तरह थे जो जू वुआन पर बरस पड़े। ये बात अभी भी पूरे नाइन झाओ कंट्री में बहुत तेजी से फैल रही थी। ये खबर कि जू वुआन, ये कमज़ोर राजकुमार, क्राउन प्रिंस बन गया है, पूरे नाइन झाओ कंट्री में पहले ही सनसनी मचा चुकी थी। जैसे ही जू वुआन के रोज़ के कामों की खबर फैली, जियू झाओ के लोगों को पता चल गया कि नया क्राउन प्रिंस एक बेवकूफ़ है। अब जब वह क्राउन प्रिंस बन गया था तो उसने लगातार कुछ सनसनीखेज काम किए थे और तुरंत जियू झाओ के लिए हंसी का पात्र बन गया। कहा जाता है कि अगले कुछ दिनों में कोर्ट मीटिंग्स में कई बड़े लोगों ने जू वुआन पर इम्पीचमेंट लगाया, इस उम्मीद में कि क्राउन प्रिंस बदल दिया जाएगा ताकि नाइन झाओ नेशन दक्षिणी वेस्टलैंड के कई राजवंशों के लिए मजाक का पात्र न बने। अफसोस की बात है कि इन सभी रुकावटों को खारिज कर दिया गया। पागल सम्राट जू जेनेवू के बोलने से पहले ही राजकुमारों और राजकुमारियों के पीछे खड़े कई स्पोर्टर विरोध करने के लिए सामने आ गए। आखिर उन्होंने ढाल जू वुआन के आगे बढ़ने में बहुत योगदान दिया था। वे उसे इतनी आसानी से पद छोड़ने कैसे दे सकते थे। जू वानहाओ काफ़ी निराश था। अगर वह सच में गद्दी छोड़ सकता तो जू वानहाओ इतने सारे लोगों का ध्यान नहीं खींचता। उस समय वह शांति से खेती और सुधार कर सकता था और उसे ज़्यादा खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। अब न केवल ये नष्ट नहीं हुआ था बल्कि इसे ब्रेकथ्रू पॉइंट्स की लहरों से भी झटका लगने वाला था। इन ब्रेकथ्रू पॉइंट्स के असर में जू वुआन के शरीर में अर्थ स्पिरिट ब्लड का हिस्सा लगातार बढ़ता रहा। बढ़त 72%, 73%, 75%, 78%, 80%, 82%, 83%, 86%। थोड़े ही समय में जू वुआन की ताकत बहुत बढ़ गई थी। वह परफेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रुकावट को तोड़ने से सिर्फ 4% दूर थी। एक बार जब वह परफेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक पहुंच जाता तो वह अगले बड़े दायरे के बहुत करीब होता। आखिर परफेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लेकर इन क्यूई सीड को गाढ़ा करने तक सिर्फ 10% अर्थ स्पिरिट ब्लड को बदलने की ज़रूरत थी। ब्लड एसेंस की ताकत के बदलने के साथ साथ अर्थ स्पिरिट ब्लड ने नेचुरली जू वुआन के शरीर को और गहरा बदलने दिया, जिससे वह ज़्यादा मजबूत और उम्मीद जगाने वाला बन गया।
इस तूफान का अनुभव करने के बाद जू वियांग को बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स खिलाने पड़े, लेकिन इससे दूसरों को ये भी शक नहीं रहा कि वह अपने साथ सुप्रीम क्लाउड सेबर ले गया था। इस तरह जू वियांग शांति से आराम कर सकता था और कृपाण को संभाल सकता था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह अचानक उसे खोल सके और धरती हिला देने वाली ताकत के साथ उभर सके। दूसरे दिन तियान वानक्वान अपनी जान बचाने और भागने की काबिलियत बढ़ाने के लिए 9 ड्रैगन फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स की प्रैक्टिस करने के लिए सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में छिपने ही वाला था कि उसे चीफ हिजड़े वे इनकाई से खबर मिली। उसने कहा कि चेन डियांडो, मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स के असिस्टेंट मिनिस्टर जो जू वानक्वान को सिखाने के इंचार्ज थे, जल्द ही आएंगे और जू वानक्वान को खुद को तैयार करने के लिए कहा। जू वानहाओ थोड़ा कंफ्यूज था। डिटेल में पूछने पर उसे एहसास हुआ कि पागल सम्राट जू जेनवू को शायद लगता होगा कि उसके लिए हर दिन अपने बेडरूम में लेटना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नौजहाओ नेशन का क्राउन प्रिंस होने के नाते वह इतना निराश नहीं हो सकता था। इसके अलावा कृपाण के साथ सोने की घटना ने कोर्ट में हलचल मचा दी थी और जू वियांग को ज्यूझाओ कंट्री में हंसी का पात्र बना दिया था। इसलिए ये तय किया गया कि जू वियांग को पहले से पढ़ाई करने दी जाए। क्योंकि जू वानहाओ बीमार था और पढ़ाई करने के लिए पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी नहीं जा सकता था, इसलिए वह क्राउन प्रिंस के ग्रैंड ट्यूटर को पढ़ाने के लिए अपने बेडरूम में आने देगा। उसे बस बिस्तर पर बैठकर मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। यह जू वुवान थोड़ा हैरान था। हालांकि यह पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी जाने से कहीं ज़्यादा सुरक्षित था, लेकिन पोल खुलने का चांस भी बहुत ज़्यादा था। आखिर हर वो इंसान जो क्राउन प्रिंस का ग्रैंड ट्यूटर बन सकता था, वो कम से कम ज़ियानटियन दायरे में एक बड़ा एक्सपर्ट तो था ही, और उसने बहुत पावरफुल डिक्टेशन टेक्निक में मास्टरी हासिल कर ली थी। सबसे ज़रूरी बात, वे सभी मैड एम्परर जू जेनवू के भरोसेमंद साथी थे। वे जू जेनवू की तरफ से क्राउन प्रिंस और दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार थे। अगर क्राउन प्रिंस और दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों के बारे में कुछ भी अजीब होता, तो क्राउन प्रिंस के ये ग्रैंड ट्यूटर तुरंत मैड एम्परर जू जेनवू को इसकी रिपोर्ट करते। उसके बाद मैड एम्परर जू जेनवू क्राउन प्रिंस और राजकुमारों और राजकुमारियों की पूरी जांच करते। जांच कंफर्म होने के बाद क्राउन प्रिंस और कुछ राजकुमार और राजकुमारियां मैड एम्परर जू जेनवू की गद्दी के लिए खतरा बन सकते थे। उनका इंतजार मौत कर रही थी। जू वुवान को उम्मीद नहीं थी कि तलवार गले लगाकर सोने का ये नाटक उसे खुलेआम अपनी कृपाण चलाने देगा, लेकिन असल में इसका ऐसा साइड इफेक्ट होगा। क्या वे अमीर और ताकतवर लोग और आम लोग सब बेवकूफ़ हैं? क्या वे नहीं देख सकते कि मैं दिखावा कर रही हूँ? अगर मैंने अपना असली टैलेंट दिखाया तो मैं तुम बेवकूफ़ों को डराकर मार डालूंगी। बस इस हालत में वह सिर्फ अपनी ताकत छिपा सकता था और उसे आसानी से दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जू वियांग बहुत परेशान थी। वह उसे मना करना चाहती थी, लेकिन असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ राइट्स चेन डियांडू जल्द ही आने वाला था। यह पागल सम्राट जू जेनवू का ऑर्डर था। पहले कई बार की तरह जू वियांग उसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकी। जू वुयान सिर्फ आह भर सकी। जिंदगी जैसे मजबूरी में थी। चूंकि वह खुद को रोक नहीं सकती थी, इसलिए वह सिर्फ इसका मजा ले सकती थी। खांसी, ये तो बकवास था। चेन डियांडू जल्द ही आ गया। वह दरबार में बहुत अच्छा बर्ताव करने वाला अफसर था। उसके कपड़े साफ थे, उसके बाल साफ थे और उसकी हर हरकत साफ थी। कोई हद पार नहीं करता था, जिससे लोगों को एक पढ़े लिखे बूढ़े टीचर जैसा महसूस होता था। लेकिन यह आदमी नौजहाओ देश के रीति रिवाज मंत्रालय का सेकंड इन कमांड था। उसके पास ज़बरदस्त ताकत थी और वह कोने दायरे के शुरुआती दौर का एक बड़ा मास्टर था। वह कोने दायरे के बीच के दौर से बस एक कदम दूर था। उसने कई ताकतवर मार्शल आर्ट सीक्रेट स्किल्स में भी महारत हासिल कर ली थी। कोने दायरे के बीच के दौर के कई योद्धा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। चेन डियांडोऊ को जियांगहू का फर्स्ट क्लास एक्सपर्ट कहा जा सकता है। जू वानहाओ का दिल सबसे ज़्यादा उसकी पहचान से धड़कता था। वह पागल सम्राट जू जेनवू का भरोसेमंद साथी था और वह सभी राजकुमारों और राजकुमारियों पर नज़र रखता था। वह क्राउन प्रिंस का ट्यूटर भी था और जू वानहाओ से निपटने के लिए उसके पास कुछ हद तक ताकत थी। जैसे ही वे बेडरूम में घुसे, चेन डियांडू ने जू वुवान को ठीक से खड़ा होना और बैठना सिखाया। क्योंकि जू वुवान के पैरों के मेरिडियन खराब थे और वह ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए उसे बिस्तर पर ठीक से बैठना था। 9 झाओ किंगडम के एटिकेट के अनुसार जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। इससे जू वुयान के सिर में झुनझुनी होने लगी, इसलिए वह सिर्फ वही कर सका जो उसे बताया गया था। आखिरकार इस आदमी की ताकत जू वुयान से कहीं ज्यादा थी। अगर जू वुयान ने वैसा नहीं किया जैसा उसे बताया गया था, तो क्राउन प्रिंस के ग्रैंड ट्यूटर के तौर पर चेन डियांडू उसे पीटने की हिम्मत करेगा। चेन डियांडू ने जू वुवान को बिस्तर पर बैठना सिखाने में ही 1 घंटा लगा दिया था। सभी तरह के एटिकेट के नियम पानी की तरह बह रहे थे, जिससे जू वुवान को चक्कर आ रहा था। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम की बमबारी ने उसे तब भी मारा जब वह नीचे था। उसे डर था कि जू वुवान बहुत धीरे धीरे ठीक होगा और उसे मौत के रास्ते पर धकेल देगा।
होस्ट को बधाई कि वह नौजाओ किंगडम के मिनिस्टर ऑफ राइट्स चेन डियांडर से जिंदगी में पहली बार मिला। आपको 3000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि वह नौजाओ किंगडम के मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स के असिस्टेंट मिनिस्टर चेन डियांडर से जिंदगी में पहली बार ध्यान से मिला। होस्ट को बधाई कि वह जिंदगी में पहली बार नौजाओ किंगडम के एटिकेट सीख रहा है। आपको 20,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन की सीरीज एक तूफान की तरह थी जिसने जू वेयांग को तेजी से डुबो दिया। सिर्फ चेन डियांडर को देखकर और उससे कुछ बातें करके जू वेयांग ने उससे 10,000 से ज़्यादा ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स पा लिए थे। उसके बाद जू वेयांग एटिकेट के बारे में सीखे गए हर नॉलेज पॉइंट के लिए कुछ ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स पा सकता था। हालांकि यह संख्या ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जितनी बार उसने इसे सीखा वह बहुत ज़्यादा थी। कुल मिलाकर ये भी एक हैरान करने वाली संख्या थी। सिर्फ 2 घंटे से ज़्यादा समय में जू वेयांग ने चेन डियांडर से हज़ारों ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स पा लिए थे। अगर जू वेयांग ने सिर्फ मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक को स्मॉल सक्सेस रेलम तक नहीं पहुंचाया होता और थोड़े समय में बेचैन करने वाली अजीब शक्ति को दबाने में कामयाब नहीं होता तो जू वेयांग का पर्दाफाश हो जाता। इसके अलावा चेन डियांडर की ताकत सीमित थी, इसलिए वह इसका इस्तेमाल जारी नहीं रख सका। जू वुयान पर जांच करने की तकनीक, इसीलिए जू वुयान का पर्दाफाश नहीं हुआ। हालांकि मैसेज नोटिफिकेशन से जू वुयान को चेन डियांडू की उसके प्रति बुरी नीयत का अंदाज़ा हो गया था। इस बात के अलावा कि जब जू वुयान पहली बार अंदर आया था तो चेन डियांडू ने उसकी पूरी जांच की थी। चेन डियांडू ने लेसन खत्म होने पर भी जू वुयान की ध्यान से जांच की थी। उसे तभी राहत मिली जब उसने कन्फर्म किया कि जू वुयान सच में सिर्फ परफेक्टेड गोल्डन बोन रिफाइनमेंट दायरे में था। पिछली बार जब उसने जू वुयान की ताकत चेक की तो जू वुयान उस खतरनाक अजीब ताकत को लगभग दबा नहीं पाया था और चेन डियांडो को पता चल गया। खुशकिस्मती से मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक और ग्रीन ड्रैगन कंसीलमेंट बहुत असरदार थे। इससे जू वुयान मुश्किल से बाहर निकल रही आभा को दबा पाया और उस मुसीबत से बच निकला। चेन डियांडो के जाने का इंतजार करने के बाद जू वेयांग बिस्तर पर भारी होकर गिर पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह आराम कर पाता उसने बाहर से चेन डियांडो की आवाज़ सुनी। योर हाइनेस द क्राउन प्रिंस, रात में एक टीचर आपका रोज़ का टेस्ट लेंगे। मुझे उम्मीद है कि योर हाइनेस द क्राउन प्रिंस मेहनत से पढ़ाई करेंगे और ख़राब ग्रेड नहीं लाएंगे। असिस्टेंट मिनिस्टर चेन, चिंता मत करो, ये प्रिंस समझता है। जू वुयान ने कमज़ोरी से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि आज रात एक और रुकावट पार करनी है। उम्मीद है जो आदमी उसे टेस्ट करने आया था वह ज़्यादा ताकतवर नहीं था। अच्छा होगा कि वह कोई पावरफुल डिटेक्शन टेक्निक न सीखे, नहीं तो जू वुयान खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि सेफ रहने के लिए जू वुयान ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की इस लहर को एब्जॉर्ब करने के बाद मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक को दूसरे दायरे में आगे बढ़ाने के लिए फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। यह ज़्यादा सेफ होगा। उसने आह भरी और ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। जू वुयान जानता था कि ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की इस लहर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी ताकत फिर से बढ़नी चाहिए। बची हुई ची और ब्लड पावर ब्रेकर थ्रू पॉइंट से बनी अजीब पावर के साथ बहुत तेज स्पीड से मिली और इस तरह एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये सीन, जो दूसरे मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए बहुत एक्साइटिंग था, जू वेयांग के लिए बहुत अनकंफर्टेबल था। हालांकि अपनी ताकत बढ़ाने का एहसास बहुत रिफ्रेशिंग और आरामदायक था, लेकिन ये जान गंवाने के मुकाबले कुछ भी नहीं था। अफसोस की बात है कि जू वुयान इस एहसास को रोक नहीं सका। वह बस ब्रेकर थ्रू पॉइंट को अपनी ताकत को लगातार बढ़ने दे सकता था। 86%, 87%, 88%, 89%, पूरी तरह से 90% तक। जू वुयान के शरीर में अर्थ स्पिरिट ब्लड का हिस्सा बढ़ता रहा और जल्द ही यह 90% के क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गया। इसके बाद उसे बस बॉटलनेक को तोड़ने और थोड़ा और बेहतर होने की ज़रूरत थी। जू वुयान की ताकत परफेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक पहुंच जाएगी। भले ही जू वुयान बॉटलनेक का मजा ले रहा था, उम्मीद कर रहा था कि यह थोड़ी देर और चलेगा ताकि जू वुयान फिर से न टूटे, लेकिन अफसोस की बात थी कि यह बॉटलनेक उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा। ये कुछ ही मिनटों तक चला, इससे पहले कि यह बढ़ती हुई अजीब ताकत से टूट गया और जू वुयान के शरीर में अर्थ स्पिरिट ब्लड का हिस्सा थोड़ा बढ़ गया। 90.1%, इसी 0.1% की बढ़ोतरी ने जू वुयान की ताकत को बांध की रुकावट को तोड़ने और एक नए दायरे में कदम रखने में मदद की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट पूरा हुआ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन दायरे के आखिरी स्टेज में अगला कदम इनएक्यूसीड को गाढ़ा करना और इनएक्यूसीड दायरे में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी रुकावट को तोड़ना था जो पहले कभी नहीं हुई। जू वुयान के सुधार की स्पीड के साथ इस दायरे तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। आखिर जू वुयान को आज फिर से दवा पीनी चाहिए। यह अभी भी पल्स रिस्टोरिंग पाउडर था जिसमें सभी तरह के आसमानी और दुनियावी खजाने मिले हुए थे। यह अभी भी जू वुयान के लिए बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट ला सकता था। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार स्पिरिचुअल मेडिसिन पल्स रिस्टोरिंग पाउडर लेने के लिए बधाई। आपने 80,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट हासिल किए हैं।
होस्ट को उनके जीवन में दूसरी बार मिलेनियम स्नो लोड्स चखने के लिए बधाई। आपको 16,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। एक जानी पहचानी खुशबू, एक जाना पहचाना दवा वाला असर, एक जाना पहचाना सिस्टम नोटिफिकेशन। पल्स रिस्टोरिंग पाउडर का एक कटोरा पीने के बाद जू वुवान को लगभग 200,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले। मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक ब्रेक थ्रू पॉइंट्स के फटने को बिल्कुल भी दबा नहीं सकी। जैसे ही लाइचुन और चूजिया चले गए, जू वयांग ने तुरंत एक अच्छी पोजीशन ढूंढ ली और अपनी पूरी ताकत से उस अजीब शक्ति को सोखना शुरू कर दिया जो ऊपर घूम रही थी, जिससे उसकी ताकत हैरानी की बात है कि तेजी से बढ़ रही थी। उसके शरीर में अर्थ स्पिरिट ब्लड का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा था। 91%, 93%, 95%, 97%, 99%। पलक झपकते ही जू वुयान के शरीर में अर्थ स्पिरिट ब्लड का हिस्सा पहले ही 99% तक पहुंच गया था। वह इसे पूरा करने से सिर्फ 1% दूर था। अगला स्टेप था इस्तेमाल करना स्पिरिट ब्लड की पावर से बाहर की दुनिया में स्वर्ग और धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया जा सकता है। वहां से वह इसे अपने शरीर में एब्जॉर्ब करेगा और स्पिरिट ब्लड की पावर के साथ मिलाकर एक अंदरूनी चीसीद बनाएगा और इस असाधारण पावर में महारत हासिल करेगा। उस छोटे से 1% ने जू वुयान को एक पल के लिए भी नहीं रोका। जल्द ही जू वुयान के शरीर का सारा ब्लड एसेंस अर्थ स्पिरिट ब्लड में बदल गया। अपने ब्लड एसेंस के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जू वयांग के शरीर ने रीबर्थ और बोन मैरो ट्रांसफॉर्मेशन की आखिरी लहर का भी स्वागत किया। ये सबसे तेज लहर भी थी। जू वयांग स्किन, मसल्स, हड्डियों, अंदरूनी अंगों और बोन मैरो को साफ महसूस कर सकता था। इस तरह की बढ़ोतरी ने उसे चौंका दिया। पावर के जमा होने से आखिरी बंधन टूट गया, जिससे मार्शल आर्टिस्ट का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन और सुधार हुआ। बदलाव और मैरो क्लींजिंग की किताब। दोबारा जन्म। जू वुयान के शरीर में आखिरी अपग्रेड के बाद जू वुयान की ताकत हर तरह से बढ़ गई थी। ये पहले के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। ये जानना जरूरी था कि जू वानहाओ को अभी भी रुकावट को तोड़ना बाकी था, फिर भी वह इतना सुधार कर पाए। इससे ये भी देखा जा सकता था कि मैरो का ये बदलाव मार्शल आर्टिस्ट को किस तरह के फायदे पहुंचा सकता है। बस हाथ उठाते ही जू वुयान के पास पहले से ही 100,000 पाउंड से ज्यादा की ताकत थी। वह एक इंसान जैसा जानवर था। अगर वह धरती पर होता तो वह उन बड़ी मशीनों के बराबर होता। एक मजबूत कल्टीवेशन फाउंडेशन, बेमिसाल टैलेंट और शानदार मार्शल आर्ट्स, ढेर सारी परतों के नीचे जू वयांग की लड़ने की ताकत उसी लेवल के लोगों से कहीं ज्यादा थी। इस समय भले ही किसी की इनक्यूई पहले से ही काफी ऊंचे दायरे में पहुंच गई हो, अर्थ पास दायरे के पास कोई मार्शल आर्टिस्ट जू वयांग के कुछ वार नहीं झेल पाएगा। जू वयांग उनके डिफेंस को तोड़कर उन्हें तब तक पीटेगा जब तक उनके माता पिता उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। सिर्फ अर्थ पास दायरे के एक्सपर्ट ही जू वुयान का मुकाबला कर सकते थे। हालांकि जू वुयान के शरीर में अभी भी कई ब्रेक थ्रू पॉइंट थे जिन्हें पचाया नहीं गया था। जिस अजीब शक्ति में वे बदल गए थे वह अभी भी ऊपर उठ रही थी। जू वुयान के शरीर में अर्थ स्पिरिट ब्लड को लगातार बढ़ा रही थी, जिससे वे और मजबूत होते जा रहे थे। स्पिरिट ब्लड एक मार्शल आर्टिस्ट के शरीर के हर हिस्से को जोड़ता है, इसलिए अर्थ स्पिरिट ब्लड की शक्ति जितनी ज्यादा होगी वह मार्शल आर्टिस्ट में उतना ही ज्यादा बदलाव ला सकता है। इसके अलावा इस बदलाव और सुधार में कोई कमी या ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। जब अर्थ स्पिरिट ब्लड को एक खास लेवल तक बढ़ाया जाता था तो ये योद्धाओं को आसपास के हेवन और अर्थ स्पिरिचुअल क्यूई को महसूस करने में मदद कर सकता था, और फिर इन हेवन और अर्थ स्पिरिचुअल क्यूई को कंडेंस और फ्यूज करके इन क्यूई में बदल सकता था। खुशकिस्मती से इस ब्रेक थ्रू पॉइंट ने जू वुयान को इन क्यूई सीड को सक्सेसफुली कंडेंस करने और अगले बड़े दायरे में कदम रखने की इजाज़त नहीं दी। अगर ऐसा होता तो जू वुयान के लिए अपनी ताकत छिपाना और भी मुश्किल हो जाता। इन दो ब्रेक थ्रू ने नेचुरली जू वुयान को इनाम के तौर पर 10,000 से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट दिलाए। जू वुयान ने इसका इस्तेमाल अर्थ स्पिरिट ब्लड को बेहतर बनाने के लिए भी किया। उसके पास अभी जो फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट थे उन्हें देखते हुए उसके पास अभी भी हज़ारों थे। एक पल सोचने के बाद जू वुयान पालथी मारकर बैठ गई और बहुत तेज स्पीड से मस्टर्ड सीड सीक्रेट स्किल में ब्रेक थ्रू पॉइंट जोड़ दिया। जू वुयान ने जिस मस्टर्ड सीड सीक्रेट स्किल में मास्टरी कर ली थी वह तेजी से आगे बढ़ने लगी। इतने सारे फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स के साथ अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो वह मस्टर्ड सीक्रेट टेक्निक को बड़ी सफलता के दायरे तक ले जा सकेगा। उस समय जू वयांग की अभी की ताकत से वह 100,000 से ज्यादा पॉइंट्स के ब्रेक थ्रू पॉइंट को पूरी तरह से दबा सकता था और कुछ समय के लिए उसे असरदार होने से रोक सकता था। इससे जू वयांग बेशक ज्यादा सुरक्षित हो जाता। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार पीयरलेस सीक्रेट टेक्निक मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक को मास्टरी दायरे तक पहुंचाया। आपने 30,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं, जैसा कि एक पीयरलेस कंसीलमेंट सीक्रेट टेक्निक से उम्मीद थी। इसे बड़ी सफलता के दायरे में अपग्रेड करने के बाद इसने जू वुयान को 30,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का इनाम दिया, जिसमें से 3,000 फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स थे।
इससे जू वुयान की ताकत थोड़ी और बढ़ गई और वह इन क्यूई सीड को गाढ़ा करने के और करीब पहुंच रहा था। जू वुयान को हल्का सा एहसास भी हो रहा था कि जैसे जैसे अर्थ स्पिरिट ब्लड बढ़ता गया, बाहरी दुनिया से हेवन और अर्थ स्पिरिचुअल क्यूई के अपने आप एब्जॉर्ब होने के संकेत पहले से ही मिलने लगे थे। हालांकि जू वुयान ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन दूसरे मार्शल आर्टिस्ट यही सपना देखते थे। मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक को अपग्रेड करने के बाद जू वुयांग को खबर मिली कि मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के असिस्टेंट मिनिस्टर शिन ज़ेनयोंग दोपहर में उसे युद्ध की कला सिखाने आएंगे। शिन ज़ेनयोंग क्राउन प्रिंस के ट्यूटर और क्रेजी एम्परर जू ज़ेनवू के कॉन्फिडेंट भी थे। इसके अलावा भविष्य में जब जू वुयांग घायल हो गए और पढ़ाई के लिए पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी नहीं जा पाए, तो चेन डियांडर और शिन ज़ेनयोंग हर दिन समय पर जू वुयांग को स्ट्रेटेजी और मिलिट्री स्टडीज सिखाने आएंगे। वे जू वुयांग को लिटरेचर और मार्शल आर्ट दोनों में मदद करेंगे और नाइन झाओ किंगडम के क्राउन प्रिंस होंगे। बेशक टेस्ट के इंचार्ज भी लोग थे। आमतौर पर टेस्ट के इंचार्ज पागल सम्राट जू झेनवू के भरोसेमंद साथी या उनकी पर्सनल नौकरानियां, भरोसेमंद हिजड़े या तलवार चलाने वाले गार्ड होते थे। आखिर टेस्ट के सवाल चेन डियांडो और शिन झेनयोंग भी तय करते थे। इन लोगों को सिर्फ टेस्ट को सुपरवाइज करना होता था और उन्हें ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं होती थी। नौजहां राष्ट्र के युद्ध मंत्रालय के सहायक मंत्री शिन झेनयोंग से जिंदगी में पहली बार मिलने के लिए होस्ट को बधाई। आपने 3000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। नौजहां राष्ट्र के युद्ध मंत्रालय के सहायक मंत्री शिन झेनयोंग द्वारा जिंदगी में पहली बार ध्यान से जांच किए जाने के लिए होस्ट को बधाई। आपने 3000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। नौजहां राष्ट्र के युद्ध मंत्रालय के सहायक मंत्री शिन झेनयोंग से जिंदगी में पहली बार बातचीत करने और सीखने के लिए होस्ट को बधाई। आपने 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जैसा कि उम्मीद थी, शिन झेनयोंग के आने से जू वुयान को बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले। थोड़े ही समय में जू वुयान ने हजारों ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की इस लहर को एब्जॉर्ब करने के बाद जू वुयान की ताकत अगले बड़े दायरे में पहुंच जानी चाहिए थी। इन क्यूई सीड को कंडेंस करना। मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के असिस्टेंट मिनिस्टर के तौर पर शिन झेनयोंग की ताकत पहले ही ज़ियाटियन दायरे के आखिरी स्टेज तक पहुंच चुकी थी। उसकी पूरी कॉम्बैट स्ट्रेंथ ज़ियाटियन दायरे के पीक पर आम बेमिसाल एक्सपर्ट से कम नहीं थी। उसने एक पावरफुल डिक्टेशन टेक्निक भी सीख ली थी। अगर जू वुयान का ग्रीन ड्रैगन कंसीलमेंट पहले ही परफेक्शन दायरे तक कल्चर नहीं हो चुका होता और मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक भी मास्टरी दायरे तक नहीं पहुंच चुकी होती, तो जिन ज़ेनयोंग जू वुयान की असली ताकत का जरूर पता लगा लेता। मैड एम्परर जू ज़ेनवू के भरोसेमंद साथी के तौर पर जिन ज़ेनयोंग पर राजकुमारों और राजकुमारियों पर नज़र रखने की भी जिम्मेदारी थी। जैसे ही उसे पता चलता कि कोई राजकुमार या राजकुमारी बहुत तेजी से सुधर रहे हैं, तो वह तुरंत नौजहां देश के सम्राट जू झेनवू को बता देता। खुशकिस्मती से जू वानहाओ खतरे को अच्छी तरह जानती थी। ये सोचने के बाद कि स्थिति ठीक नहीं है, उसने तुरंत सभी मुफ्त ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को मस्टर्ड सीड सीक्रेट स्किल में जोड़ दिया, जिससे मस्टर्ड सीड सीक्रेट स्किल सीधे बड़ी सफलता के दायरे तक पहुंच सके। इस तरह वह आसानी से शिन झेनयोंग की पकड़ से छिप सकती थी। शिन झेनयोंग चेन डियांडू से ज्यादा सावधान था। जब वह जू वुयांग को सिखा रहा था तो उसने असल में जू वुयांग की 4 बार जांच की थी। उसे लगा कि उसने ये बिना किसी को पता चले किया है और जू वुयांग, जिसने गोल्डन बोन रिफाइनमेंट पूरा कर लिया था, उसकी जांच का पता नहीं लगाएगी। लेकिन शिन झेनयोंग का शक बढ़ाने से बचने के लिए जू वुयांग ने यह बताने की हिम्मत नहीं की। उसने बस अपनी पूरी ताकत से अपनी ताकत छिपाए और पूरी कोशिश की कि कोई अजीब सा माहौल न दिखे। समय सहना काफी मुश्किल था। इतने लंबे समय में जू वुयान को और भी ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलते रहे। उसके शरीर में अजीब ताकत भी और मजबूत होती गई। उस पल का इंतजार कर रही थी जब वह दबाव को तोड़ेगा। इस तरह वह जू वुयान को अगली मंजिल तक ले जा सका। शिन झेनयोंग के जाने से पहले उसने असल में जू वुयान को फिर से ध्यान से चेक किया। जब उसने कंफर्म किया कि जू वुयान की ताकत सच में सिर्फ परफेक्टेड गोल्डन बोन रिफाइनमेंट तक ही थी और छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, तभी वह ठंडे चेहरे के साथ चला गया। चेन डियांडो ने जू वुयांग को देश चलाने, स्ट्रैटेजी, भूगोल, इतिहास और साहित्य के दूसरे पहलुओं का ज्ञान सिखाया। दूसरी तरफ शिन झेनयोंग ने जू वुयांग को मिलिट्री स्ट्रैटेजी, मार्शल आर्ट्स, सीक्रेट आर्ट्स, किलिंग और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के दूसरे पहलू सिखाए। हालांकि पागल सम्राट जू झेनवू टैलेंटेड लोगों से बहुत जलते थे, लेकिन वे राजकुमारों और राजकुमारियों से वह एजुकेशन और रिसोर्स नहीं छीनते थे जो उन्हें मिलना चाहिए था। कभी कभी वे राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ बहुत ज्यादा बर्ताव भी होने देते थे। हालांकि ये पता नहीं था कि ऐसा राजकुमारों और राजकुमारियों को कंफ्यूज करने और कुछ ज्यादा एम्बिशियस राजकुमारों और राजकुमारियों को एक्सपोज करने के लिए किया गया था। हालांकि सच कहूं तो जिन्हें जरूरी राजकुमारों और राजकुमारियों को सिखाने के लिए भेजा गया था, वे सभी पागल सम्राट जू झेनवू के भरोसेमंद साथी थे और उन्होंने बहुत पावरफुल डिक्टेशन टेक्निक में मास्टरी हासिल की हुई थी।
जैसे मिनिस्टर ऑफ राइट्स चेन डियांडो और मिनिस्टर ऑफ वॉर शिन जेनेयोंग। वे दोनों ही शियाटियन दायरे के बड़े एक्सपर्ट थे और उन्होंने टॉप नॉच सीक्रेट डिटेक्शन टेक्निक में भी मास्टरी हासिल की हुई थी। डरपोक और नाकाबिल क्राउन प्रिंस के सामने भी चेन डियांडो और शिन जेनेयोंग ने तब तक बार बार जांच की जब तक उन्हें झू वुआन की ताकत का पता नहीं चल गया। तभी वे शांत हुए। अगर कोई कहे कि पागल सम्राट झू जैनवू का कोई ऑर्डर नहीं था तो झू वुआन को यकीन नहीं होता, भले ही वह अपने पैर की उंगलियों से सोचता। हालांकि पागल सम्राट झू जैनवू सच में बहुत सावधान था। वह कई राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ भी बहुत सख्त था। अगर कुछ भी अजीब होता तो शायद उन्हें दबा दिया जाता या मार भी दिया जाता। युद्ध मंत्रालय के असिस्टेंट मिनिस्टर शिन जेनेयोंग के जाने के बाद ही झू वुआन ने राहत की लंबी सांस ली और उस अजीब ताकत को सोखना शुरू किया जो उस पर छा गई थी। इन अजीब ताकतों के असर से झू वुआन के शरीर में अर्थ स्पिरिट ब्लड बहुत तेजी से बढ़ा और ज्यादा मजबूत और शुद्ध होता गया। झू वुआन ने पहले ही लिमिटलेस अर्थ टेक्निक को बहुत ज्यादा फैला दिया था। उसने एक खास तरीके और टेक्निक के हिसाब से उस अजीब शक्ति को सोख लिया जो ऊपर उठ रही थी और उसे बेकार नहीं जाने दिया। जब अर्थ स्पिरिट ब्लड एक खास लिमिट तक बढ़ गया तो झू वुआन साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक रहस्यमयी शक्ति अर्थ स्पिरिट ब्लड की तरफ खींच रही है और उसके मेरिडियन में मिल रही है। इस समय ब्रेकर थ्रू पॉइंट का एक हिस्सा अचानक एक और खास पावर में बदल गया जो दुनिया से मिली रहस्यमयी पावर के साथ मिल गया। साथ ही इसने धरती के स्पिरिट ब्लड की खासियतों का एक हिस्सा भी सोख लिया जिससे एक नई पावर बन गई। इस तरह की पावर जोरदार और भारी थी। यह झू वुआन के डिफेंस और ताकत को असरदार तरीके से बढ़ा सकती थी। इसका असर उसकी ताकत को छिपाने का भी था। इसे झू वुआन की मौजूदा फिजिकल कंडीशन के लिए एकदम सही कहा जा सकता है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो यह पावर ही होनी चाहिए। इनक्यूई अर्थ इनक्यूई यह मार्शल आर्ट्स की दुनिया में इनक्यूई का सबसे अच्छा टाइप था। यह एक मार्शल आर्टिस्ट के डिफेंस को बहुत बढ़ा सकता था, मार्शल आर्टिस्ट की पूरी ताकत में सुधार कर सकता था और मार्शल आर्टिस्ट के कल्टीवेशन फाउंडेशन को मजबूत कर सकता था। इसका असर किसी की ताकत को छिपाने का भी था। नॉर्मल हालात में एक तरह की इनक्यूई का सिर्फ एक ही असर होता। 2 इफेक्ट वाली इनक्यूई को पहले से ही टॉप नॉच माना जाता था। 4 इफेक्ट वाली इनक्यूई की तो बात ही छोड़िए। एक बेमिसाल फाउंडेशन बिल्डिंग मार्शल आर्ट के तौर पर लिमिटलेस अर्थ टेक्निक के सिर्फ 2 इफेक्ट होते थे जब वह अर्थ इंटरनल क्यूई को कंडेंस करती थी। अगर कोई लकी होता तो ये 3 इफेक्ट में बदल सकती थी। लेकिन झू वुआन ने असल में लिमिटलेस अर्थ टेक्निक की लिमिट तोड़ दी थी और अपनी कंडेंसड अर्थ इंटरनल क्यूई से 4 प्रैक्टिकल इफेक्ट होने दिए थे। अपने शरीर में हल्की पीली अर्थली इनक्यूई को महसूस करते हुए झू वुआन के चेहरे पर एक कड़वाहट सी आ गई। हालांकि इनक्यूई सीड को कंडेंस करना बहुत खुशी की बात थी, लेकिन झू वुआन की पोजीशन में किसी के लिए इतनी जल्दी अपनी ताकत बढ़ाना अच्छी बात नहीं थी। होस्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार शुरुआती स्टेज के इनक्यूई सीड तक पहुंचने के लिए बधाई। आपने 10,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट हासिल किए हैं। एक नए दायरे में पहुंचने और अर्थ इनक्यूई को इकट्ठा करने के बाद इसने असल में झू वुआन को कुल 10,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स दिलाए। पिछली लहर के ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स अभी बचने बाकी थे और अगली लहर के ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स फिर से आ गए थे। ये सच में बहुत अजीब था। झू वुआन जोर से हंसी। वह बस इसे चुपचाप सह सकती थी और अपनी ताकत लगातार बढ़ाने के लिए लिमिटलेस अर्थ टेक्निक को सर्कुलेट करती रह सकती थी। अर्थ इनक्यूई की बूंदें उसके मेरिडियन में दिखाई दी और धीरे धीरे और बढ़ती गईं। झू वुआन की ताकत भी लगातार बढ़ रही थी। अर्थ की इंटरनल क्यूई मेरिडियन से गुजरती हुई स्पिरिचुअल ब्लड के साथ जुड़ गई। हालांकि यह कोई लंबे समय का सॉल्यूशन नहीं था। इंटरनल क्यूई एक डरावनी ताकत थी जो स्पिरिचुअल ब्लड से ऊपर थी। ये नेचुरली खराब करने वाली और नुकसान पहुंचाने वाली थी। ये स्पिरिचुअल ब्लड के साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती थी। मेरिडियन में इसे ज़्यादा समय तक स्टोर करना तो दूर की बात है। जब इंटरनल क्यूई कुछ हद तक बढ़ जाती थी तो मार्शल आर्टिस्ट इंटरनल क्यूई का इस्तेमाल ब्लॉक हुए निचले डेंटियन पर हमला करने के लिए करते थे और साथ ही निचले डेंटियन को स्पिरिट डेंटियन में बदल देते थे। इंटरनल क्यूई की तरह ही निचला डेंटियन भी बिना किसी छिपे हुए खतरे के इंटरनल क्यूई को स्टोर कर पाता था। यह अर्थ पास रेल्म था। तथाकथित अर्थ पास रेल्म का मतलब था अर्थ पास को तोड़ना जो साधना के रास्ते की ओर ले जाता था और निचले डेंटियन को खोलना। वहां से कोई भी सच में इनक्यूई की शक्ति को समझ सकता था और असाधारण ताकत हासिल कर सकता था। अर्थ पास हेवन पास जैसा था और इसे तोड़ना काफी आसान था। हेवन पास अलग था। कहा जाता था कि यह स्वर्ग में चढ़ने से ज्यादा मुश्किल था, इसलिए इसे हेवन पास कहा जाता था। स्वर्ग और पृथ्वी के गेट एक योद्धा के साधना पथ पर 2 रुकावटों के जैसे थे। इन 2 रुकावटों को तोड़कर ही कोई योद्धा सच में ड्रैगन गेट को पार कर सकता था और 9 स्वर्गों का दिव्य ड्रैगन बन सकता था। लेकिन स्वर्ग का दर्रा अभी भी मौजूदा झू वुआन के लिए बहुत दूर था। उसने स्वर्ग के दर्रे के बारे में सुना भी नहीं था। झू वुआन को अब जो करना था
वह था पृथ्वी की इनक्यूई को लगातार जमा करना और अर्थ पास को तोड़कर बॉडी टेम्परिंग दायरे के आखिरी स्टेज में जाना। जब तक उसने ब्रेक थ्रू पॉइंट से बदली हुई सारी अजीब शक्ति को सोख लिया, तब तक जू वुवान की ताकत इंटरनल क्यूई सीड के शुरुआती स्टेज पर पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। जू वुवान की मौजूदा ताकत के साथ नौजहाओ राष्ट्र के शाही महल में तो छोड़ ही दे, बाहर जियांगहू में भी उसे निश्चित रूप से अपने साथियों के बीच अजेय कहा जा सकता था। नौजहाओ देश की तथाकथित मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि में स्वर्ग के गर्वित बेटों को जू वुवान की उम्र में इनक्यूई सीड्स को गाढ़ा करना बहुत मुश्किल लगता था। असल में जब वे 20 साल के हुए तभी मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि में स्वर्ग के वे गर्वित बेटे इनक्यूई सीड्स को गाढ़ा कर पाए। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जू वुयान की साधना की नींव बहुत मजबूत थी। हालांकि वह इनक्यूई सीड के शुरुआती स्टेज में ही थी, जू वुयान की पूरी ताकत अर्थपास दायरे के आम मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं थी। इतनी ताकत के साथ वह पूरे नौजहाओ देश में उसी रैंक के मार्शल आर्टिस्ट के बीच लगभग एक अजेय अस्तित्व था। अगर जू वुवान इस समय मार्शल दुनिया में आती तो वह निश्चित रूप से हिडन ड्रैगन रैंकिंग जैसी कुछ मार्शल आर्ट रैंकिंग में प्रवेश कर पाती, और यह उस तरह की होती जो टॉप कुछ में रैंक करती। आज शाही रसोई में औषधीय व्यंजन अभी भी बहुत खुशबूदार थे। अंदर के ची बीज की ताकत को स्थिर करने के बाद जल्द ही फिर से खाने का समय हो गया। यह एक ऐसा प्रोग्राम भी था जिससे जू वुवान को हर दिन तकलीफ और खुशी मिलती थी। हमेशा की तरह उसने लाइचुन और चुक्सिया को पहले डिशेस चखने और थोड़ी देर इंतजार करने दिया। ये पक्का करने के बाद कि दवा वाली डिशेज में कोई दिक्कत नहीं है, जू वुयांग ने खाना शुरू किया। होस्ट को जिंदगी में पहली बार लोंगन ब्लड रिप्लेनिशिंग सूप चखने के लिए बधाई। आपको 3000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार 300 साल पुराना ब्लैक जिनसेंग सूप चखने के लिए बधाई। आपको 3000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। हालांकि पागल सम्राट जू जेनवू टैलेंट से बहुत जलते थे, लेकिन वह काफ़ी दिलदार थे। ये जानने के बाद कि जू वुआन के मेरिडियन खराब हो गए हैं, उन्होंने शाही किचन को हर दिन उनके लिए बढ़िया दवा वाली डिशेस बनाने का आदेश दिया। उनमें से कोई भी कई मार्शल आर्टिस्ट को अपने लिए लड़ने पर मजबूर कर सकता था। नाइन झाओ इंपीरियल पैलेस में खजानों की संख्या मार्शल दुनिया के लोगों की सोच से कहीं ज्यादा थी। कई राजकुमार और राजकुमारियां इन खजानों को आसानी से खाने की हिम्मत नहीं करते थे। वे तो उन्हें जहर समझकर दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों को दे देते थे। अगर जू वुआन इन खजानों और दुर्लभ चीज़ों को इकट्ठा करना चाहता तो इंपीरियल पैलेस में यह मुश्किल नहीं होता। हालांकि मार्शल दुनिया में जू वुआन को कई खजानों और दुर्लभ चीज़ों को इकट्ठा करने में कई साल या दशक भी लग जाते। इस दवा वाली डिश को खाने के बाद जू वुआन को हज़ारों ब्रेक थ्रू पॉइंट मिले, जिससे जू वुआन के शरीर में धरती की अंदरूनी ची काफ़ी बढ़ गई। उन फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की बात करें तो जू वुआन ने उन सभी का इस्तेमाल मस्टर्ड सीक्रेट टेक्निक पर किया। हालांकि वह मस्टर्ड सीक्रेट टेक्निक में परफेक्ट नहीं हुआ, फिर भी उसने इसे बेहतर बनाया। इसके बाद उसे टीचर के आने का इंतज़ार करना होगा। ग्रीन ड्रैगन कंसीलमेंट और मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक में जू वुआन की मौजूदा अचीवमेंट्स के साथ भले ही मैड एम्परर जू जेनवू ने कॉर्नेट रेल्म के पीक पर किसी बेमिसाल एक्सपर्ट को टीचर बनने के लिए भेजा हो, जू वुआन को 80% से ज़्यादा भरोसा था कि वह दूसरी पार्टी को बेवकूफ़ बना सकता है। इससे जू वानहाओ को थोड़ा और आराम महसूस हुआ। हालांकि जब प्रीलिमिनरी एग्जाम का टीचर यहाँ नहीं था, जू वानहाओ एक्यूपंक्चर करना और मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक की प्रैक्टिस करना नहीं भूला। लगभग 1 घंटे इंतजार करने के बाद मैड एम्परर जू जेनवू का भेजा हुआ टीचर आ गया। जू वुआन को जो बात खुश कर रही थी वह ये थी कि वह इस बार टीचर को जानता था। वह जू जिनजोंग था, इंटरनल ऑफिशियल ब्यूरो का सुपरवाइजर। जू जिनजोंग की ताकत सिर्फ कोनेट दायरे के शुरुआती स्टेज में थी। जू वुआन के लिए जो उससे पहली बार मिल रहा था, ये खतरनाक और डरावना था। अगर वह सावधान नहीं रहता तो मारा जाता। लेकिन जू जिनजोंग जू वानवान के बारे में कुछ भी पता लगाने के बारे में भूल सकता था, जो एजियो ड्रैगन कंसीलमेंट के पीक पर पहुंच गया था और मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक में मास्टर हो गया था। महाराज, टेस्ट का समय हो गया है, प्लीज़ बिस्तर पर ठीक से बैठ जाए। जू वुआन के पैरों में मेरिडियन को हुए नुकसान को देखते हुए जू जिनजोंग ने जू वुआन को स्टडी रूम में एग्जाम देने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय वह बस बिस्तर पर बैठ गया। पहला टेस्ट स्वाभाविक रूप से पॉलिसी स्टडीज़ पर था। मुख्य कंटेंट एक पेपर लिखना था। पेपर का टॉपिक वह एटिकेट था जो चेन डियांडो सुबह जू वुआन को सिखाता था। ये टेस्ट पेपर देखकर जू वुआन बस यही कह सका कि यह बहुत आसान था। जू वुआन, जो पवित्र पैदा हुआ था और जिसकी याददाश्त बहुत तेज थी, भले ही सुबह उसकी ज़्यादातर एनर्जी बेचैन ब्रेक थ्रू पॉइंट को दबाने और अपनी ताकत छिपाने में लग जाती थी, उसे चेन डियांडो की सिखाई स्ट्रैटेजी को पूरी तरह समझने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान भटकाने की ज़रूरत थी। अगर जू वुआन ने अपना सब कुछ लगा दिया होता तो उसे आसानी से पूरे नंबर मिल जाते। लेकिन पागल सम्राट जू जेनवू की नज़र उस पर बाघ की तरह थी, इसलिए जू वुआन ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा जिससे उसका टैलेंट सामने आए।
असली मालिक की पिछली सीखने की काबिलियत को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जू वुआन अभी घायल थी, उसने थोड़ी देर मुंह बनाने के बाद एक ऐसा पेपर दिया जो पास होने के करीब था। हालांकि असली मालिक का टैलेंट थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन उसकी सीखने की काबिलियत एवरेज के आसपास थी। पहले वह अक्सर छोटे टेस्ट में पासिंग स्कोर लेती थी। अगर जू वुआन चीटिंग करना भी चाहता तो वह बहुत कम स्कोर नहीं ला सकता था। ये बहुत ज़्यादा छिपाना होता और पक्का पागल सम्राट जू जेनवू का शक बढ़ाता। अगर यह पासिंग स्कोर के करीब होता तो ये ठीक होता, ये बड़ा चढ़ाकर नहीं लगता और न ही इससे शक होता। होस्ट को अपनी ज़िंदगी का पहला टेस्ट देने के लिए बधाई। आपने 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार चीटिंग करने के लिए बधाई। आपने 20,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपनी ताकत छिपाने के लिए बधाई। आपने 30,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, इस काम से जू वुआन को बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले। टेस्ट के दौरान हर बार जब जू वुआन ने किसी सवाल का जवाब दिया तो उसे अलग अलग नंबर के ब्रेक थ्रू पॉइंट्स भी मिल सकते थे। अगर वह जानबूझकर गलतियां भी करता तो भी उसे बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिल सकते थे। पॉलिसी एग्जाम के बाद जू वुआन को कुल 80,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले थे। अभी भी एक मिलिट्री कोर्स बाकी था। जू जिनसोंग को देखते हुए, जिसने छोटा टेस्ट पेपर ले लिया था और उसकी ताकत के बारे में सोचते हुए, जू वुआन की आंखों में एक चमक आई और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जल्द ही जू वुआन ने बेचैन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को दबाते हुए अपनी ताकत छिपा ली। साथ ही उसने ब्रेक थ्रू पॉइंट्स से बदली हुई अजीब ताकत को ध्यान से सोख लिया ताकि ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की संख्या कम हो जाए। उसने चुपचाप मल्टीटास्किंग की। एक पल बाद जू वुआन को एहसास हुआ कि जू जिनसोंग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। तभी उसने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि यह असरदार था। इससे पहले जू वुआन ने पहले ही एक बात सोच ली थी। अगर दुश्मन ज्यादा देर तक उसके साथ रहे और साथ ही उसके शरीर में बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स बेचैन हो तो अपनी असली ताकत को दबाने और दिखाने में नाकाम रहने से बचने के लिए वह धीरे धीरे बेचैन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता था और ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को दबाकर अपनी ताकत बढ़ा सकता था। बेशक उसे अपनी आभा छिपाने के लिए ग्रीन ड्रैगन कंसीलमेंट और मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना ही था ताकि उसे खोजा न जा सके। इससे पहले जू वुआन ने भी एक्सपेरिमेंट किए थे और नतीजे काफ़ी अच्छे थे। जन्मजात पवित्र और बेदाग दाव फाउंडेशन की काबिलियत के साथ, हालांकि जू वुआन के लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी यह मुमकिन था। इस बार ये देखते हुए कि जू जिनसोंग की ताकत अभी कोने दायरे के शुरुआती स्टेज में थी, जू वुआन ने हिम्मत से एक्सपेरिमेंट किया। अब ऐसा लग रहा था कि असर बुरा नहीं था। वह लगातार जू जिनसोंग के डिक्टेशन से छिपा रहा और उसे कुछ भी अजीब नहीं मिलने दिया। इसके अलावा जू वुआन के पास कोई चारा नहीं था। एक पॉलिसी एग्जामिनेशन ने उसे पहले ही बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट दिला दिए थे। उसके बाद होने वाले मिलिट्री एग्जामिनेशन से उसे ज़रूर बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलेंगे। ये पक्का 100,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट से ज़्यादा हो सकता था। उस समय मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट को दबा नहीं पाती। जू वुआन की मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक में कामयाबी, अर्थ स्पिरिट ब्लड और एजियोर ड्रैगन कंसीलमेंट की मदद से वह सिर्फ 100,000 से थोड़े ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट को कुछ समय के लिए ही दबा सका। जब तक जू वुआन की ताकत नहीं बढ़ती या मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक परफेक्शन दायरे तक नहीं पहुंच जाती, जू वुआन और ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट दबा पाएगा और यह ऐसा होगा जो लंबे समय तक चलेगा। जू वानहाओ को उम्मीद नहीं थी कि एक पॉलिसी एग्जाम उसे इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट दिलाएगा। बेबस होकर वह सिर्फ रिस्क ले सकता था। खुशकिस्मती से रिजल्ट बुरे नहीं थे, इसलिए अगले मिलिट्री साइंस एग्जाम में जू वुआन ने अपने ब्रेक थ्रू पॉइंट दबाते हुए अपनी ताकत छिपा ली। उसने कागज़ पर रैंडमली लिखते हुए ज़्यादा परेशान करने वाले ब्रेक थ्रू पॉइंट को एब्जॉर्ब कर लिया। जू वुआन की सेहत की वजह से वह असल लड़ाई में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, इसलिए मिलिट्री साइंस एग्जाम स्वाभाविक रूप से एक टेस्ट पेपर था। होस्ट को अपनी ज़िंदगी का दूसरा टेस्ट देने के लिए बधाई। आपने 8,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार मिलिट्री साइंस टेस्ट देने के लिए बधाई। आपने 5,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार चीटिंग करने के लिए बधाई। आपने 18,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। एक के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशंस की एक सीरीज आई जिससे जू वुआन का ब्रेक थ्रू पॉइंट बहुत तेज़ी से बढ़ा। जल्द ही यह 150,000 पॉइंट्स को पार कर गया। खुशकिस्मती से मिलिट्री साइंस एग्जाम के दौरान जू वुआन ने चुपचाप सबसे बेचैन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे ये ब्रेक थ्रू पॉइंट्स फटने से बच गए। साथ ही उसने बिना किसी को पता चले 30,000 से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स भी एब्जॉर्ब कर लिए थे, जिससे उसकी ताकत और भी ऊंचे लेवल पर पहुंच गई। 4 घंटे बाद पॉलिसी और मिलिट्री एग्जाम आखिरकार खत्म हो गए।
जू जिनजोंग ने जू वयांग के लिखे पेपर्स पर नज़र डाली और 2 पेपर्स लेकर जाने से पहले हल्के से सिर हिलाया। जू वुआन ने आखिरकार राहत की सांस ली और बिस्तर पर गिर पड़ा। ये कन्फर्म करने के बाद कि जू जिनजोंग चला गया है, उसने उस ब्रेकर थ्रू पॉइंट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया जिसे उसने जोर शोर से डाला था और लगातार अपनी ताकत सुधारता रहा। जब तक ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की यह लहर एब्जॉर्ब हुई, जू वयांग की ताकत पहले ही इनक्यूसीड के मिडिल स्टेज के बहुत करीब थी। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो जू वयांग कल इनक्यूसीड के मिडिल स्टेज तक या लेट स्टेज तक भी जरूर पहुंच जाएगा। पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी वापस जाते समय जू जिनजोंग ने जू वुआन के लिखे पेपर्स पर नज़र डाली। इंटरनल अफेयर्स ब्यूरो के सुपरवाइजर और कॉर्नेट रेल्म के एक महान मास्टर के तौर पर जू जिनजोंग ने पहले भी स्कॉलर एग्जाम दिया था। स्ट्रेटेजी और मिलिट्री स्टडीज़ में उसकी एक खास लेवल की अचीवमेंट थी, इसलिए वह एक बात का नतीजा निकाल सकता था और वह ये थी कि जू वुआन का पेपर सच में बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि जू वुआन ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन टेस्ट के दौरान उसका चेहरा लाल हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ब्रेकर थ्रू पॉइंट को ज़बरदस्ती पाने की कोशिश कर रही थी और उसके माथे से पसीना बह रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बेचैन ब्रेकर थ्रू पॉइंट से डर गई थी। वह बहुत सोच रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मल्टीटास्किंग कर रही थी। अफसोस की बात है, जू वुआन का पेपर अभी भी बहुत अच्छा नहीं था। कम से कम जू जिनजोंग ने इसे कुछ बार देखने के बाद ये देखकर हैरान रह गया कि जू वुआन के कोई भी सवाल सही नहीं थे। हालांकि जू वुआन के पिछले रिजल्ट और उसकी अभी की हालत को देखते हुए उसका टेस्ट में इतना अच्छा करना काफ़ी नॉर्मल लग रहा था। सिर हिलाते हुए जू जिनजोंग ने पहले दोनों टेस्ट पेपर चेन डियांडर और शिन ज़ेनेओंग को दिए। जब उन दोनों ने उन्हें मार्क कर लिया तो उसने उन्हें क्रेजी एम्परर जू ज़ेनेवू को दे दिया। जाने से पहले जू जिनजोंग को चेन डियांडो और शिन ज़ेनेओंग के उदास चेहरों से पता चल गया था कि टेस्ट में जू वुआन का स्कोर शायद अच्छा नहीं था। उसने रास्ते में एक नज़र डाली और देखा कि जू जिनजोंग का चेहरा भी उदास था। जल्द ही वे स्वर्ग की पवित्रता के महल में पहुंच गए। जू जिनजोंग ने ध्यान से दोनों टेस्ट पेपर पागल सम्राट जू झेनवू को दिए। जू झेनवू ने कुछ देर के लिए मेमोरियल नीचे रखा और दोनों टेस्ट पेपर पढ़ने के लिए उठा लिए। पेपर पर लिखावट काफ़ी साफ थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने कुछ दिन पहले देखी थी। आखिर उसने दरबार से एक मशहूर टीचर को पढ़ाने के लिए बुलाया था। जू वुआन काफ़ी मेहनती थी और अच्छी तरह पढ़ती थी। कम से कम वह ठीक ठाक थी, लेकिन उस पर लिखे सवाल देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। गलत गलत गलत, पूरे पेपर में गलत शब्दों की एक लाइन लगी हुई थी। असल में ऐसे बहुत कम सवाल थे जिनका जवाब सही दिया गया था। ये पेपर ऐसा था जिसमें जू वुआन काफ़ी अच्छा था, लेकिन आखिर में उसने फिर भी आधे सवाल गलत कर दिए। चेन डियांडो ने सुबह पेपर पढ़ाया था और शाम को टेस्ट किया था। आखिर में फिर भी बहुत सारी गलतियां थीं। आखिरी स्कोर था औसत से नीचे। जू झेनवू का चेहरा उतर गया। आखिर वह नौजवान राष्ट्र का क्राउन प्रिंस था। वह सच में बेवकूफ़ था कि एक सिंपल पॉलिसी एग्जाम में इतना अच्छा कर पाया। हालांकि जू झेनवू का मिलिट्री पेपर पढ़ने के बाद उसे आखिरकार समझ आया कि पहाड़ों के पार पहाड़ और पहाड़ों के पार मीनार होने का क्या मतलब है। ताकतवर लोगों के बीच हमेशा एक ताकतवर दुश्मन होता है। मिलिट्री पेपर की तुलना में पॉलिसी पेपर पर कम से कम आधे मिलते जुलते शब्द थे। हालांकि मिलिट्री पेपर पर मिलते जुलते शब्दों की संख्या पॉलिसी पेपर पर मिलते जुलते शब्दों की आधी भी नहीं थी। जैसा कि उम्मीद थी, मिलिट्री साइंस पेपर का असेसमेंट था। नीचे जू झेनवू को लगा कि अगर शाही परिवार के चेहरे का ध्यान न रखा जाए तो शिन झेनेओंग सच में जू वुआन को बुरा रिव्यू देना चाहेगा। स्ट्रेटेजी और मिलिट्री स्टडीज़ को मिलाकर जू वुआन का ओवरऑल इवैल्यूएशन नीचे से ऊपर तक था, जो मुश्किल से बीच के इवैल्यूएशन के नीचे तक पहुंच रहा था। बड़े स्टडी रूम में पूरी तरह सन्नाटा था। पागल सम्राट जू झेनवू का चेहरा उदास था क्योंकि उसने जू वुआन का पेपर ज़मीन पर फेंक दिया था। क्या वह अपनी ताकत छिपा रहा है? नहीं, ये सोचकर कि जू वुआन ने टेस्ट के दौरान अपना सब कुछ लगा दिया था, जू जिनजोंग ने जल्दी से कहा, इस बूढ़े नौकर के हिसाब से हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने सच में अपनी पूरी कोशिश की है। बस बात यह है कि उनका टैलेंट और शरीर लिमिटेड है, इसलिए उनके रिजल्ट आइडियल नहीं हैं। क्या तुम कह रहे हो कि वह बेवकूफ़ और बेवकूफ़ है, इसीलिए उसे ऐसा रिजल्ट मिला? जू झेनवू हंसा। इस बूढ़े नौकर की हिम्मत नहीं है। जू जिनजोंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से समझाया, योर हाइनेस क्राउन प्रिंस 9 झाओ ड्रैगन रेस के हैं। जाहिर है आप बेवकूफ़ नहीं हैं, लेकिन आप दूसरे ड्रैगन्स जितने तेज़ नहीं सीखते। मैंने आपके पिछले छोटे एग्जाम पेपर्स भी देखे हैं। योर हाइनेस की पॉलिसी स्टडीज़ बेसिकली एवरेज से ऊपर हैं और आपको मिलिट्री स्टडीज़ में कभी कभी ही एवरेज मार्क्स मिल पाते हैं। अगर आपकी हेल्थ ने आपके परफॉर्मेंस पर असर नहीं डाला होता तो योर हाइनेस को कभी इतने मार्क्स नहीं मिलते। जू झेनवू चुप था। उसने जू वुआन के बारे में पढ़ी जानकारी के बारे में सोचा जब उसे 9 झाओ नेशन का क्राउन प्रिंस चुना गया था। जू झेनवू ने जू जिनजोंग की बातों पर यकीन कर लिया।
हालांकि जू वानवान बेवकूफ़ इंसान नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि उसे इंटेलिजेंट भी नहीं माना जाता था। उसने पहले भी कई छोटे मोटे टेस्ट दिए थे और उसे जो सबसे अच्छा रिजल्ट मिला था वह सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव मिडिल इवैल्यूएशन था। उसे अपर मिडिल इवैल्यूएशन भी नहीं मिला था। मेरिडियंस को नुकसान होने के बावजूद नीचे से ऊपर तक इवैल्यूएशन कर पाना शायद मुमकिन लग रहा था। यह इतना बुरा भी नहीं था। हालांकि यह शाही परिवार के लिए थोड़ी शर्मिंदगी की बात थी, क्योंकि एक देश के क्राउन प्रिंस का एग्जाम में इतना खराब परफॉर्मेंस था और उसे कोई देख नहीं सकता था। लेकिन जब जू जेनवू ने सोचा कि जू वुवान को नाइन झाओ कंट्री का क्राउन प्रिंस क्यों चुना गया, तो उन्होंने इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाया। अगर जू वुवान के रिजल्ट को अर्थ के 100 पॉइंट सिस्टम में बदला जाए तो पॉलिसी स्टडीज़ के लिए लगभग 48 पॉइंट और मिलिट्री स्टडीज़ के लिए 22 पॉइंट होंगे। कुल 200 पॉइंट में से जू वुयान को सिर्फ लगभग 70 पॉइंट ही मिले। ऐसे रिजल्ट के साथ इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि पागल सम्राट जू जेनवू गुस्से में होंगे। जू जेनवू का गुस्सा सिर्फ इसलिए था क्योंकि जू वुवान के रिजल्ट बहुत खराब थे और उन्हें नाइन झाओ नेशन के क्राउन प्रिंस के तौर पर अपनी पहचान पर थोड़ा अफसोस हुआ। असल में दिल से जू जेनवू काफ़ी खुश थे। इतना बेवकूफ़ क्राउन प्रिंस अगर उसे 1000 साल भी दिए जाएं तो भी वह गद्दी नहीं हथिया पाएगा। जब मैं छोटा था तो मैं हर बार ऊपर नीचे का टोटल इवैल्यूएशन कर सकता था। क्योंकि उसने जानबूझकर इसे नहीं छिपाया, क्राउन प्रिंस बनने के बाद जू वुयांग के पहले टेस्ट के रिजल्ट जल्दी ही फैल गए। हालांकि उसकी खराब सेहत का एक कारण था, लेकिन उसके रिजल्ट थोड़े खराब थे। हालांकि ये कितना भी खराब क्यों ना हो, यह इस बात को नहीं बदल सका कि जू वुवान को दोनों टेस्ट मिलाकर सिर्फ 70 पॉइंट मिले थे। इसलिए पूरा महल और यहाँ तक कि पूरा दरबार भी हैरान था। जब से नाइन झाओ नेशन बना है तब से किसी क्राउन प्रिंस के छोटे टेस्ट में इतने खराब रिजल्ट नहीं आए। प्रिंस 168 ने हमारे नाइन झाओ नेशन की कमर तोड़ दी है। कहा जाता है कि अगर असिस्टेंट मिनिस्टर शिन जेनेयोंग को इस बात की चिंता नहीं होती कि दिए गए रिजल्ट बहुत कम होंगे और मैड एम्परर को गुस्सा दिलाएंगे, तो वह शायद कम इवैल्यूएशन देते। जू वुआन का असली ओवरऑल इवैल्यूएशन कम है, लेकिन वह मुश्किल से आखिरी स्क्वायर तक पहुंचा। कोई हैरानी नहीं कि जू वुआन को हमने इतनी आसानी से क्राउन प्रिंस की पोजीशन पर धकेल दिया। असल में उसके पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। इस इवैल्यूएशन रिजल्ट से हम देख सकते हैं कि यह आदमी एक बेवकूफ़ है। तुम्हें अब भी चिंता है कि ऐसा बेवकूफ़ आखिरकार नाइन झाओ नेशन का एम्परर बन जाएगा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भले ही जू वुआंग मैड एम्परर के खत्म होने तक टिके रह सके, अपनी काबिलियत से वह नाइन झाओ नेशन का एम्परर बनने के बारे में भूल सकता है। उद्धरण चिन्ह जू वुआन एक बार फिर जिउझाओ देश का मजाक बन गया। उसके बहुत ज़्यादा नतीजों से अनगिनत लोग हैरान रह गए, खासकर यह जानने के बाद कि जू वुआन ने जानबूझकर अपनी ताकत नहीं छिपाई और पूरी ताकत लगा दी। इस वजह से जू वानहाओ को बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट मिले, जिससे वह काफ़ी बेबस महसूस करने लगा। खुशकिस्मती से इस काम से पागल सम्राट जू जेनवू और कई राजकुमारों और राजकुमारियों की उसके खिलाफ चौकसी कम हो गई। वे अब आसानी से उसे टारगेट नहीं कर सकते थे। ये कहा जा सकता है कि किस्मत और बदकिस्मती आपस में जुड़े हुए थे। इस ब्रेक थ्रू पॉइंट की मदद से जू वुआन की ताकत इनक्यूईसीड के बीच के स्टेज तक सफलतापूर्वक पहुंच गई। उसके शरीर के कुछ मेरिडियन अर्थ इनक्यूई से भर गए। जब सभी बिना रुकावट वाले मेरिडियन अर्थ इनक्यूई से भर गए, तो इसका मतलब था कि जू वुआन की ताकत इनक्यूईसीड्स के परफेक्शन दायरे तक पहुंच गई थी। इसके बाद अर्थ गेट दायरे में जाने का समय था। बॉडी टेम्परिंग स्टेज के दौरान एक मार्शल आर्टिस्ट के पास जितने ज़्यादा मेरिडियन होते थे, वे उतनी ही ज़्यादा वाइटलिटी फोर्स, स्पिरिट, ब्लड फोर्स और यहाँ तक कि इनक्यूई भी स्टोर कर सकते थे। हालांकि आम हालात में एक बेमिसाल दिव्य टेक्निक मैनुअल भी एक मार्शल आर्टिस्ट के शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मेरिडियन का एक छोटा सा हिस्सा ही खोल सकता था। हालांकि जू वुआन अच्छी थी। अपने ज़बरदस्त बेदाग दाव फाउंडेशन के साथ वह सभी मेरिडियन खुले हुए पैदा हुई थी। इस तरह ब्लड एसेंस की पावर से अपने मेरिडियन खोलने में उसका बहुत समय बच गया। साथ ही इसने जू वुआंग को ब्लड एसेंस, स्पिरिट ब्लड और इनक्यूई की ज़्यादा पावर स्टोर करने की भी इजाज़त दी। हालांकि जू वुआन इनक्यूईसीड के बीच के स्टेज में सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन उसके शरीर में अर्थ इनक्यूई की मात्रा इतनी शुद्ध थी कि यह इनक्यूईसीड के पूरा होने के स्टेज में एक मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं थी। इंटरनल क्यूई की शक्ति जितनी ज़्यादा होती, वह एक योद्धा के शरीर को उतना ही गहरा और शक्तिशाली बना सकती थी। पृथ्वी की मजबूत और शुद्ध इंटरनल क्यूई की मदद से जू वुआन की स्किन, मसल्स, हड्डियां और टेंडन और भी ज़्यादा कठोर और बेहतर हो गए, जिससे वह और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। चाहे वह ताकत हो, डिफेंस हो, स्पीड हो या रिफ्लेक्स हो, जू वुआन पहले से ही अर्थ गेट के ग्रेट सर्कल में एक मार्शल आर्टिस्ट के बराबर था। सच कहूं तो जू वुआन की मौजूदा ताकत के साथ वह बॉडी टेम्परिंग स्टेज में लगभग अजेय थी। हालांकि यह अभी भी जू वुआन के बॉडी टेम्परिंग स्टेज की सीमा नहीं थी।
वह सिर्फ इनक्यूई सीड के बीच के स्टेज तक ही पहुंचा था। अभी भी कुछ छोटे दायरे और एक बड़ा दायरा था जिसे उसे पार करना था। अगली सुबह एक दवा वाले खाने से ज़ू वुवान को अपनी अभी की ताकत पूरी तरह से मजबूत करने में मदद मिली। साथ ही उसने इनक्यूई सीड के बीच के स्टेज की ओर एक और कदम बढ़ाया। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ राइट्स चेन डियांडोहो की टीचिंग और दोपहर में पल्स रिस्टोरिंग पाउडर ने ज़ू वुवान को लगभग 200,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट दिलाए, जिससे ज़ू वुवान की ताकत एक और रुकावट को पार करके इनक्यूई सीड के बाद के स्टेज में जा सकी। उसके शरीर में 60% से ज़्यादा मेरिडियन अर्थ इनक्यूई से भरे हुए थे। इतनी मजबूत और शुद्ध अर्थ इनक्यूई का सामना करते हुए अर्थ स्पिरिट का खून एक तरफ दब गया। वह सिर्फ काम सकता था इस उम्मीद में कि ज़ू वुवान जल्द से जल्द अर्थ बैरियर को तोड़ पाएगा और इनक्यूई की ताकत को एडजस्ट करने के लिए अपने डेंटियन का इस्तेमाल करेगा। दोपहर में दवा वाला खाना, दोपहर में युद्ध मंत्रालय के असिस्टेंट मिनिस्टर शिन जेनियोंग के दिए गए सबक, और शाम को दवा वाले खाने ने ज़ू वुवान की ताकत को और बेहतर बनाया और वह इनक्यूई सीड के परफेक्शन के दायरे में पहुंच गया। इस दिन ज़ू वियांग ने जानबूझकर जिन जेनियोंग की नज़रों के सामने ब्रेक थ्रू पॉइंट की ताकत को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की और जिन जेनियोंग की नज़रों से सफलतापूर्वक छिप गया। दूसरे शब्दों में, एक पीक लेट स्टेज कोनेट एक्सपर्ट की नज़रों के सामने भी ज़ू वियांग दूसरे पक्ष को पता चले बिना ब्रेक थ्रू पॉइंट को एब्जॉर्ब कर सकता था और साथ ही अपनी ताकत भी छिपा सकता था। जिस समय उसे लाखों ब्रेक थ्रू पॉइंट पीने के लिए मजबूर किया गया, उसी समय ज़ू वुवान को हज़ारों फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट भी मिले। इन फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट की ताकत से ज़ू वुवान ने मस्टर्ड सीड सीक्रेट स्किल को परफेक्शन दायरे तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। बदकिस्मती से अपनी पढ़ाई की वजह से ज़ू वुवान के पास असल में 9 ड्रैगन फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स सीखने का समय नहीं था, इसलिए इन दो बेमिसाल मार्शल आर्ट्स की प्रोग्रेस धीमी थी। दूसरे दिन कोई टेस्ट नहीं हुआ, शायद इसलिए कि पहले दिन के टेस्ट के रिजल्ट बहुत खराब थे, लेकिन नए नए प्रमोट हुए क्राउन प्रिंस झू वियांग शाही परिवार का मजाक बन गए। यहाँ तक कि झू शाही परिवार की भी बेइज्जती हुई। इसलिए पागल सम्राट झू जेनवू को चिंता थी कि दूसरे दिन के टेस्ट के रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने आज झू वियान के रिजल्ट देखने के लिए किसी को नहीं भेजा। नतीजतन झू वियान इतनी खुशकिस्मत थी कि उसे हज़ारों ब्रेक थ्रू पॉइंट्स पीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। टेस्ट के बिना झू वुवान सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में छिप गई और 9 ड्रैगन्स फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स की प्रैक्टिस की। उसने अपनी जान बचाने और भागने की काबिलियत को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की ताकि खतरे में पड़ने पर वह अपनी जान बचा सके। तीसरे दिन के होमवर्क से भी झू वुवान को 100,000 से ज़्यादा पॉइंट्स मिले, लेकिन ये पिछले 2 दिनों के मुकाबले बहुत कम था। झू वुवान ने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर भी पूरे दिन पढ़ाई करने और रात में इल्यूजन गॉड स्टेप्स को स्मॉल सक्सेस रेलम तक ले जाने के बाद झू वुवान अभी भी आगे बढ़ने ही वाला था। झू वुवान ने इनक्यूई सीड स्टेज को पहले ही पूरी तरह से तैयार कर लिया था। उसके शरीर के सभी मेरिडियन अर्थ इनक्यूई से भर गए थे। एक बार जब वह आगे बढ़ गया तो इसका मतलब था कि झू वुवान बॉडी टेम्परिंग स्टेज के आखिरी बड़े दायरे में कदम रखने ही वाला था।